गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रभात। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है साथियों। और हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजनीति विज्ञान विभाग और नेहरू स्टडी सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में ये अनोखा जो नवाचार है, उस नवाचार में आप सब लोग जो भागीदारिता अपनी दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका स्वागत भी करता हूं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं, मेरे YouTube के साथियों का, मेरे Zoom के साथियों का। और सब लोग बढ़िया हैं। आप लोग बरसात का आनंद ले रहे होंगे। पूरे राजस्थान भर में मानसून आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान की तो कृषि ही मानसून पर निर्भर है अधिकांशतया। तो सब लोगों का स्वागत। और आज हम लोग 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर बातचीत करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर लेता हूं साथियों। अगर आप लोगों को याद है तो पिछले 2 दिन में मैंने कई बार ये बात आपको कही है कि इनिशियल स्टेज में संविधान सभा में 5 उपाध्यक्ष का प्रावधान था। फिर हमने कल नियम चेंज कर दिए और नियम चेंज करके हमने कहा कि 5 की जगह पर 2 उपाध्यक्ष होंगे। अगर आप लोगों को याद है तो कल आपको यह बात बताई गई थी। इसके अलावा साथियों, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इस बात पर भी कल चर्चा की थी कि राज्यों के संविधान के संदर्भ में जो प्रावधान रखे जा रहे हैं प्रस्तावक सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, वो जो सिलसिला कल जो प्रारंभ हुआ था वो सिलसिला आज भी आगे बढ़ेगा। तो आज क्या क्या होगा, आज किन मुद्दों पर चर्चा होगी। कल आप लोग जानते हैं कि किस तरह से गवर्नर का नाम चेंज करके प्रेसिडेंट की बात कही गई। उस बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और गवर्नर के कार्यकाल को लेकर, गवर्नर को हटाने को लेकर, गवर्नर के निर्वाचन को लेकर, गवर्नर का पद कब कब रिक्त हो सकता है उसको लेकर बहुत सारे मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। जो संविधान वर्तमान समय में आप देख रहे हैं वो संविधान और जिस दिन की हम चर्चा कर रहे हैं उस दिन में रात और दिन का फर्क है। रात और दिन का फर्क है, इस फर्क को समझना होगा। हम लोग जानते हैं कि गवर्नर आज के दिन केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया गवर्नर जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। लेकिन जिन दिनों की हम बात कर रहे हैं उन दिनों में गवर्नर के निर्वाचन को लेकर बात हुई, गवर्नर को हटाने के लिए महाअभियोग को लेकर बात हुई, गवर्नर का पद रिक्त हो जाता है तो उसकी जगह पर डिप्टी गवर्नर की बात की गई। वो भी दिन थे और आज के दिन भी है। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल बात को आगे बढ़ाते हैं। जरा देखिएगा, बुधवार है, उस दिन बुधवार है, 16 जुलाई है, 1947 है। भारतीय विधान परिषद के वाद विवाद की सरकारी जो रिपोर्ट है वो आपके सामने आ रही है, हिंदी संस्करण है। आज क्या क्या होने वाला है, 3 काम लिखे हुए हैं। तीनों काम सुन लीजिए। परिचय पत्र की पेशी हो रही है और रजिस्टर पर हस्ताक्षर। इसका मतलब है कि आज संविधान सभा में कुछ नए मेंबर आएंगे। कौन मेंबर आएंगे उनके नाम को जानेंगे, पहला काम। दूसरी बात, समितियों के उपाध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव। यानी इसका मतलब यह हुआ कि संविधान सभा में 2 नए जो उपाध्यक्ष आने वाले हैं आज उनका निर्वाचन होगा, उनके नामों का अनाउंसमेंट होगा। साथ ही साथ कुछ कमिटीज में नए मेंबर्स बनाए जाएंगे। और तीसरा काम है जिस पर हम लोग कल से चर्चा कर रहे हैं वो है राज्यों का जो संविधान के संदर्भ में जो प्रावधान किए जा रहे हैं उन प्रावधानों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत ढंग से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। आज क्या क्या होने वाला है, बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वार बुधवार 16 जुलाई 1947 और देख लीजिएगा दोपहर के 3 बजे ये बैठक प्रारंभ हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में प्रारंभ हुई। बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी ऐसा भी मौका आएगा साथियों, आप पहले से सुन लीजिए, कभी ऐसा भी मौका आएगा जब संविधान सभा की अध्यक्षता यानी सभापति के पद पर संविधान सभा के उपाध्यक्ष दिखाई देंगे। कभी आपको वीटी कृष्णमाचारी दिखाई देंगे, कभी आपको एचसी मुखर्जी दिखाई देंगे। तो ये क्लियर लिखा हुआ होगा कि आज सभापतित्व कौन कर रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोपहर के 3 बजे। सबसे पहले परिचय पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर। याद रखिएगा, मैंने कल भी आपको कहा था, बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं। 14 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा का अगला सत्र यानी 5वां सत्र जब प्रारंभ होगा उस दिन संविधान सभा के सदस्यों को एक शपथ दिलाई जाएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। वो जो शपथ दिलाई जाएगी उसके बाद कोई भी नया सदस्य यदि संविधान सभा में आता है या फिर जो 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की जब बैठक हुई उस दिन अनुपस्थित था, वो अगर वापस संविधान सभा की बैठक में भाग लेगा तो उसे शपथ लेनी होगी। इसलिए अभी देखिए शपथ का कहीं उल्लेख नहीं आ रहा, अभी सीधा आ रहा परिचय पत्र को पेश करना और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना। अगले सत्र से यह आने लग जाएगा शपथ लेना और हस्ताक्षर करना। तो यह बात आपको समझनी है।
बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम संविधान सभा की कार्य प्रणाली को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये कार्य प्रणाली है क्या? यही तो है। आगे बढ़ते। निम्न सदस्यों ने कौन कौन? श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी, ये पूर्वी रियासतों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री राम प्रसाद पोताई, ये भी पूर्वी रियासतों का समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी 2 मेंबर आज नए आए। इसके बाद में सीधा उद्बोधन हो रहा है श्री प्रकाश का, जो कि संयुक्त प्रांत से आते हैं। वो कुछ बात कहेंगे, उन बातों को समझना बहुत जरूरी है। आज राजस्थान के संविधान सभा के एक मेंबर जो चुने गए हैं, उनके मेंबर पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, उस पर भी बात करेंगे। यही तो बातें हैं जो आपको समझनी है, जो किसी भी किताब में आपको देखने को, समझने को, लिखने को, पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये बातें हैं। श्री प्रकाश क्या कह रहे हैं? श्रीमान, आप आज की कार्रवाई शुरू करें। मैं आपकी नजर में एक ऐसी बात लाना चाहता हूं जिसे मैं सभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों पर जबरदस्त कुठाराघात समझता हूं। मैंने यह देखा है कि उन तांगों को जिन पर ये सदस्य आए थे, वे इस भवन की बरसाती में नहीं आने दिया गया। कल तक तो उन तांगों को आने दिया गया था, पर आज जबकि उन्हें बारिश की वजह से इसकी और ज्यादा जरूरत थी, तो यूरोपियन सार्जेंट बरसाती के बाहर उनको रोक देता है। श्री प्रकाश ये कह रहे हैं कि हम जिन तांगों में बैठकर आते हैं, उन तांगों को देखिए, उस समय की बात कर रहे हैं। अभी तो आप बड़ी शानदार 50 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में आ सकते हैं। संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा है, उस समय संविधान सभा के सदस्य तांगे में बैठकर आते थे। कुछ लोग साइकिल चलाकर आते थे, कुछ लोग पैदल आते थे, कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आते थे। तो जो तांगों में आए हैं, उन तांगों को आगे नहीं आने दिया गया, पोर्च में नहीं आने दिया गया। तो श्री प्रकाश कह रहे कि आज तो सर बरसात भी हो रही है और ये यूरोपियन जो सार्जेंट है हमारे तांगों को आगे बढ़ने भी नहीं दिया, तो हम बरसात में भीगते भीगते हैं, तो कम से कम पोर्च में तांगे तो आने देते। ये हमारे विशेष अधिकारों पर कुठाराघात है, ऐसा श्री प्रकाश कह रहे हैं। साथी, यही तो चीज है जो महसूस करनी है आपको। तांगे में बैठकर संविधान सभा के सदस्य आ रहे, वे लोग जिन्होंने भारत के भविष्य का निर्धारण किया, वो तांगों में बैठकर आ रहे हैं। आप जरा सोचिएगा कि संविधान सभा में किस किस प्रकार की पृष्ठभूमि के लोग मेंबर्स थे। अध्यक्ष, मैं सेक्रेटरी को इस मामले को देखने का आदेश दूंगा। फिर समिति के उपाध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव हो रहा है। आगे देखिए। अध्यक्ष, मुझे इस बात की सूचना देने में बड़ी प्रसन्नता है। सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात साझा की जा रही है। मुझे इस बात की सूचना देने में बड़ी प्रसन्नता है कि उपाध्यक्ष पद के लिए केवल 2 ही फॉर्म आए। उपाध्यक्ष के पद कितने हैं? 2। फॉर्म कितना है? 2। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंग्रेजी में बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उपाध्यक्ष के पद के लिए केवल 2 ही फॉर्म आए, और 2 फॉर्म आए तो 2 फॉर्म आने की वजह से एक फॉर्म है डॉक्टर HC मुखर्जी का और दूसरा है VT कृष्णमाचारी जी का। मैं इन दोनों सज्जनों को इस सभा का निर्वाचित उपाध्यक्ष घोषित करता हूं। यानी 16 जुलाई 1947 संविधान सभा का चौथा सत्र का तीसरा दिन संविधान सभा में नए 2 उपाध्यक्ष आए हैं। एक का नाम है HC मुखर्जी और दूसरे का नाम है VT कृष्णमाचारी। आप जानते हैं HC मुखर्जी बंगाल से है, बंगाल से चुने गए थे, लेकिन भारत विभाजन होने की वजह से HC मुखर्जी का स्थान रिक्त हो गया। HC मुखर्जी संविधान सभा में वापस मेंबर बनकर आए तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया। वापस उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ और चुनाव में केवल 2 ही फॉर्म भरे गए, एक HC मुखर्जी का और दूसरे VT कृष्णमाचारी जी का। और ये VT कृष्णमाचारी जी हमारे राजस्थान से जयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है, राजस्थान के अलवर के डॉक्टर NB खरे साहब ने यह प्रस्ताव रखा था कि संविधान सभा का एक उपाध्यक्ष देसी रियासतों से होना चाहिए। ये सब बातें ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सभा को मालूम है कि कुछ और समितियों के लिए सदस्यों को चुनने की बात तय हुई थी। इन चुनाव का नतीजा भी मुझे सुना देना है। कुछ समितियों में भी स्थान रिक्त हो गए थे। कई सारे मेंबर्स भारत विभाजन की वजह से क्या हो रहे थे, संविधान सभा का स्थान रिक्त कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा की जो विभिन्न समितियां थी, उनमें भी कुछ मेंबर चुने जाने थे, तो उनके भी नाम अनाउंस किए जा रहे हैं। 14 जुलाई सन 1947 के प्रस्ताव अनुसार निम्नलिखित सदस्य भिन्न भिन्न समितियों के लिए नामजद किए गए। क्रेडेंशियल कमेटी बक्सी सर टेकचंद, बी पोकर साहब, श्री राम सहाय। हाउस कमेटी में चौधरी मोहम्मद हुसैन, श्री उपेंद्र नाथ बर्मन और श्री जय नारायण व्यास। हाउस कमेटी बन गई है और उस हाउस कमेटी में
3 सीटें भरी जा रही है, उसमें जोधपुर, जिस धरती से बैठकर मैं बात कर रहा हूं, उसके जयनारायण व्यास हाउस कमेटी के मेंबर बनाए गए। 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जयनारायण व्यास जी का नाम बोला है हाउस कमेटी में, तो यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर स्टीयरिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके कई सारे नाम है। मोहम्मद सादुल्ला, ये मोहम्मद सादुल्ला बाद में प्रारूप समिति के भी मेंबर बनेंगे। ये वही मोहम्मद सादुल्ला है जो बाद में आसाम के मुख्यमंत्री भी बनेंगे, ये ध्यान रखना है। अब्दुल कादिर मोहम्मद शेख, सुरेंद्र मोहन घोष, जगत नारायण लाल, जेबी कृपलानी साहब। जेबी कृपलानी साहब संविधान सभा के पहले वक्ता है, आप लोगों को मालूम है। अच्छा, एक फैक्ट और साझा कर रहा हूं, एक फैक्ट मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। संविधान सभा में एक कपल भी मेंबर के रूप में थे, जेबी कृपलानी, सुचिता कृपलानी, हस्बैंड वाइफ। जेबी कृपलानी, सुचिता कृपलानी, हस्बैंड वाइफ, संविधान सभा में एकमात्र कपल जो संविधान सभा के मेंबर्स के रूप में थे, जेबी कृपलानी जी और सुचेता कृपलानी जी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपके सामने रखा है। गुरुमुख सिंह मुसाफिर, उनका भी नाम आएगा आगे। चंगला राय रेड्डी, बलवंत राय मेहता, ये बलवंत राय मेहता वही बलवंत राय मेहता है जिनकी अध्यक्षता में 1957 में मेहता कमेटी बनी, जो बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, ये वही बलवंत राय मेहता है। श्री दीवान चमन लाल। फिर स्टाफ एंड फाइनेंसिंग कमेटी, भवन अर्जुन खेमजी, के संतानम साहब, ये उस कमेटी में आ रहे हैं। इस प्रकार से ये नाम अनाउंस किए गए। अब एचवी कामत साहब, ध्यान रखिएगा, हरि विष्णु कामत साहब। संविधान सभा में जिन 6 लोगों ने 1 लाख से ज्यादा शब्द बोले, उनमें सबसे टॉप पर नाम डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का आता है। नंबर 2 पर नाम आता है हरि विष्णु कामत साहब का। एचवी कामत साहब का नाम आप खूब 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 आगे जानने वाले। ये क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में, जरा देखिएगा। श्रीमान, एक वैधानिक प्रश्न है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और डॉक्टर श्री बक्सी शेर टेकचंद ने अभी तक रजिस्टर पर हस्ताक्षर ही नहीं किया, और इसलिए वे तब तक उन कमेटियों के सदस्य नहीं चुने जा सकते जब तक कि वे बाकायदा रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। क्या बात कही है। एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि आपने एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बना दिया, बक्सी टेकचंद जी को आपने कमेटी का मेंबर बना दिया, उन्होंने तो संविधान की जो रजिस्टर है उस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये मेरी वैधानिक आपत्ति है, ऐसा एचवी कामत साहब, हरि विष्णु कामत साहब कह रहे हैं। जवाब आएगा। अध्यक्ष बोल रहे हैं रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद ही वे सदस्य की हैसियत से काम करेंगे, यहां आते ही रजिस्टर पर वे हस्ताक्षर कर देंगे। आज वो नहीं आए हैं, अभी तक रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन उनका काम तभी माना जाएगा जब वो रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर देंगे। वो उपाध्यक्ष तभी माने जाएंगे या फिर वो समिति के कोई भी सदस्य तभी माने जाएंगे जब वो पहले रजिस्टर पर क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, कितनी महत्वपूर्ण बातें। ये बातें कहीं और आपको मालूम नहीं पड़ेगी साथियों। फिर मामला स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा, प्रांतों के संविधान पे जो चर्चा कल जो चल रही थी उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अध्यक्ष बोलेंगे अब हम कल के प्रस्ताव पर बहस को लेंगे, और आपको मालूम है कल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में राज्यों के संदर्भ में जो प्रावधान हो सकते हैं उन प्रावधानों पर कल चर्चा प्रारंभ कर ली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चर्चा क्यों की, क्यों वो थे प्रस्तावक सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही राज्यों के संविधान पर जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या बोल रहे हैं, जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलने लगे, इस बीच में काजी सैयद करीमुद्दीन जी का नाम सुन लीजिएगा। करीमुद्दीन जी संविधान सभा में 1 लाख से ज्यादा शब्द बोलने वाले 6 लोगों में नंबर 3 पर है। करीमुद्दीन जी नंबर 3 पर है, इनका नाम याद रखिएगा, बार बार आएगा। नंबर 1 पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब 2,64,000 के करीब शब्द। नंबर 2 पर एचवी कामत साहब। नंबर 3 पर आते हैं करीमुद्दीन साहब। नंबर 4 पर आते हैं प्रोफेसर केटी साहब, प्रोफेसर केटी साहा, सिब्बललाल सक्सेना जी और ठाकुर दास भार्गव। ये 6 के 6 नाम याद रखना साथियों, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। करीमुद्दीन जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं। वो हमारे राजस्थान से संविधान सभा में जो मेंबर चुनकर आए हैं नगेंद्र सिंह जी, उनके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न क्या है जरा देख लीजिएगा। करीमुद्दीन जी कह रहे हैं, श्रीमान मैं एक वैधानिक महत्व का प्रश्न उठा रहा हूं। पूर्वी राजपुताना की रियासतों के प्रतिनिधि महाराजा नगेंद्र सिंह इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य हैं और इनका नाम सूची में है। वे ना तो अपनी नौकरी से अलग हुए हैं और ना ही उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त किया है।
क्या सम्राट का कोई वेतन भोगी संविधान सभा का मेंबर हो सकता है? क्या बात है। करीमुद्दीन साहब ने कहा कि नगेंद्र सिंह जी इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी है, वहां से ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया है ना नौकरी छोड़ी है, तो एक ब्रिटिश सम्राट से जो तनख्वाह ले रहा है व्यक्ति, वो क्या संविधान सभा का मेंबर हो सकता है? वो बात कर रहे हैं नगेंद्र सिंह जी की, सुन लीजिएगा। क्या यह बात उनके लिए अवैध या असंगत नहीं है कि एक तरफ तो वे ब्रिटेन के सम्राट के प्रति निष्ठा रखे और साथ ही साथ सर्व सत्ता संपन्न भारतीय संविधान सभा के वे मेंबर बने? क्या यह बात आपको असंगत नहीं लगती है? ऐसा करीमुद्दीन जी प्रश्न संविधान सभा में पूछ रहे हैं साथियों। फिर अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि जिन सज्जन का उल्लेख आप कर रहे हैं वे अब भारत सरकार के रक्षा विभाग में काम नहीं करते हैं और बूंदी रियासत में संभवतः दीवान के पद पर काम करने जा रहे हैं और वे वहीं से चुने गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि आप जिस शख्स का नाम ले रहे हैं वे अब किसी भी विभाग में काम नहीं कर रहे हैं और वे थोड़े दिन में बूंदी जो है, बूंदी अपना वाला बूंदी, यस, वो जो बूंदी जो है, बूंदी में दीवान का पद ग्रहण करने जा रहे हैं और वे बूंदी से ही संविधान सभा के लिए मेंबर चुने गए हैं, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। वैसे मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बूंदी से कोई प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था क्योंकि बूंदी बहुत छोटी रियासत थी। करौली है, भरतपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, बूंदी है, इन सारी छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर संविधान सभा में मेंबर लिए गए। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताओ मुझे, ये सब बातें आपको कहां मिलेगी? ये सब बातें आपको यहां मिलेगी, यहां मिलेगी। फिर काजी सैयद करीमुद्दीन जी आगे क्या कह रहे हैं, ना तो उन्होंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया है और ना ही उन्होंने नौकरी छोड़ी है, ना तो उन्होंने छुट्टी ली है ना ही नौकरी छोड़ी है। ये क्या बात हुई है? ऐसा करीमुद्दीन साहब कह रहे हैं। फिर अध्यक्ष कह रहे हैं हमारे नियमों के अनुसार ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि आप ये जो कह रहे हैं ना तो नौकरी छोड़ी है ना नौकरी से अवकाश लिया, हमारे नियमों के अनुसार ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। यानी डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी जो संविधान सभा के मेंबर है उनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। फिर इसके बाद में चर्चा शुरू हो रही है, किस पर? संघ के राज्य के संविधान पर। लेकिन एचवी कामत साहब अंग्रेजी में कुछ पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, कल हम सभी ने एक ऐसी स्टेटमेंट सुनी, कल आप लोग जानते हैं कि बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था हजरत मोहानी जी ने। हजरत मोहानी जी, मैंने आप लोगों को बताया है, हजरत मोहानी जी वो व्यक्ति है संविधान सभा में जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान रहा, लेकिन बाद में कुछ समय में, लास्ट के समय में जाते जाते उनका झुकाव मुस्लिम लीग की तरफ हो गया था। कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्हीं हजरत मोहानी जी के बारे में एचवी कामत साहब कुछ कहने जा रहे हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था साथियों कि हजरत मोहानी जी देश के बहुत बड़े उस समय के उर्दू के कवि माने गए। और मैंने आपको एक यहां तक संकेत किया था कि गुलाम अली ने जो गजल गाई थी, कौन से, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना मुझे याद है, दुपट्टे में मुंह छुपाना मुझे याद है, वो वाली जो गजल है वो गजल इन्हीं हजरत मोहानी जी ने लिखी थी। तो आप जरा सोचिएगा कि हमारी संविधान सभा में बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मेंबर हुआ करते थे, मल्टी कलर वाले लोग हमारी संविधान सभा में हुआ करते थे। ऐसे ही हजरत मोहानी ने जो कल भाषण दिया था, उन मोहानी साहब के उस भाषण पर एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा, क्या विचार है वो जरा देखिएगा। क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, कल हम सभी ने एक ऐसी स्टेटमेंट सुनी जो मेरी समझ में इस सभा में अपने ढंग की पहली स्टेटमेंट थी। यह स्टेटमेंट कई बातों में बेजोड़ थी। यह स्टेटमेंट राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय समाजवाद, गणतंत्रवाद तथा साम्यवाद जैसे वादों की खिचड़ी थी। इसमें क्या नहीं था? यह स्टेटमेंट उग्रता की दृष्टि से बेजोड़ थी, परंतु इन सब बातों के बावजूद मैंने उस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से और सम्मान के साथ सुना। क्यों सुना? क्योंकि ये स्टेटमेंट हजरत मोहानी ने दी, तो मुझे लिए तो सुनना बहुत जरूरी था। हम सब समझते हैं कि मौलाना साहब अनुभवी है, पुराने योद्धा है, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अनेकों लड़ाइयों में विजय पाई है। आज आपका राजनीतिक आदर्श कुछ और है। आज आपने भले ही एक भिन्न राजनीतिक जामा पहन रखा हो, पर हमें खूब मालूम है कि अतीत में राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में आपने सदा ही कुशल योद्धा का काम किया है। हम उन मित्रों को कभी नहीं भूले, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। हम उन मित्रों को कभी नहीं भूले हैं जब मौलाना साहब कांग्रेस में हमारे साथ थे, यानी हजरत मोहानी जी पहले कांग्रेस में थे, जब वे महात्मा गांधी तथा कितने ही हमारे श्रद्धेय नेताओं के नजदीकी सहकर्मी थे।
परंतु जो स्टेटमेंट आपने कल यहां दी है वो हमारे ध्यान में आए बिना नहीं रह सकती है। उसमें संशोधन के संदर्भ में तो एक तरह से कुछ भी नहीं कहा गया और दूसरी इधर उधर की बातें इतनी कही गई कि मेरे लिए यह समझना मुश्किल था कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं और वे क्या कह रहे हैं। मौलाना साहब का ख्याल है कि गवर्नर शब्द की जगह प्रेसिडेंट शब्द रख देने से मानो जादू हो जाएगा, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने कल कहा था कि आप गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट शब्द लिख दो, तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट शब्द लिखने से कोई जादू हो जाएगा क्या? एक शब्द का नाम चेंज करने से जादू हो जाएगा क्या? क्या समाजवाद की स्थापना हो जाएगी क्या? क्योंकि हजरत मोहानी जी समाजवाद के कट्टर समर्थक है। हजरत मोहानी जी फॉरवर्ड ब्लॉक की बार बार बात कर रहे हैं। हजरत मोहानी जी बार बार अपने उद्बोधन में सुभाष चंद्र बोस का नाम ले रहे हैं। इसी और एचवी कामत साहब इशारा कर रहे हैं। क्या हो रहा आगे? वो कह रहे हैं कि गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट रख देने से ही बड़ा परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट फ्रांस के प्रेसिडेंट से किस तरह से भिन्न है। अरे आप नाम कह रहे हो कि गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट लाओ, अरे अमेरिका में भी प्रेसिडेंट है, फ्रांस में भी प्रेसिडेंट है, पर उन दोनों में कितना अंतर है कि नाम से क्या होगा। ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट तो अमेरिका में भी है लेकिन इतना पावरफुल है, फ्रांस में भी प्रेसिडेंट है लेकिन वो पावरफुल नहीं है, तो आप प्रेसिडेंट नाम को लेकर इतना क्यों उतावले हो रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। दूसरी दलील जिस पर आपने बहुत जोर दिया वह थी समाजवाद की। अब देखिए क्या बोलने वाले हैं एचवी कामत साहब, ध्यान से सुनना। वो क्या कह रहे हैं कि मोहानी साहब कल आप क्या कर रहे थे, समाजवाद की दलील दे रहे थे कि समाजवाद की दलील और समाजवाद होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, दूसरी दलील जिस पर आपने बहुत जोर दिया वह थी समाजवाद की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी, जिनके फॉरवर्ड ब्लॉक का जिक्र मौलाना साहब ने अपने भाषण में किया, बार बार ये बात कहा करते थे कि फिलहाल हमारा लक्ष्य है भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति, एक संयुक्त स्वतंत्र और बलवान भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति। उनका कहना था कि स्वतंत्रता पा लेने के बाद भी हम अपनी शक्ति को समाज निर्माण संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में लगाना चाहिए। मुझे मौलाना साहब की इस बात की सबसे कम आशा थी कि समाजवाद की दलील वह इस सभा के सामने रखेंगे। मैं जानता हूं कि आज मौलाना साहब मुस्लिम लीग के एक स्तंभ है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के आधार पर भारत के विभाजन की मांग की और यह मांग आज पूरी हो गई है। मेरी समझ से सांप्रदायिकता को किसी भी राजकीय कामकाज का आधार बनाना समाजवाद के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अगर आज मौलाना साहब हमारे सामने खड़े होकर हमें समाजवाद की सीख देते हैं तो मैं उनसे कहूंगा, ए वैदराज पहले अपने मर्ज का इलाज तो कर ले, ए वैदराज पहले खुद अपने मर्ज का तो इलाज कर ले। जो लोग संप्रदायवादी नीति से बंधे हुए हैं और जो लोग संप्रदायवादी दल के सदस्य हैं वे हमारे सामने समाजवाद की दलील पेश नहीं कर सकते हैं जब तक कि सांप्रदायिक नीति का वे परित्याग न करें। एक सांप्रदायिक संगठन के सदस्य के मुंह से समाजवाद की दलील अशोभनीय है। लीजिए एचवी कामत साहब को लीजिए, क्या कह रहे हैं। हजरत मोहानी जी आप समाजवाद की बात कर रहे हैं, जुड़े हुए आप मुस्लिम लीग से हैं, मुस्लिम लीग के आप सदस्य हैं और आप समाजवाद की बात करते हैं। मुस्लिम लीग संप्रदायवाद की बात करता है। मुस्लिम लीग संप्रदाय के आधार पर देश का विभाजन करना चाह रहा था और देश का विभाजन कर दिया, और आप उस मुस्लिम लीग के सदस्य होकर आप समाजवाद की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक सांप्रदायिकवादी संगठन का मेंबर होकर समाजवाद की बात करना अशोभनीय है, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। सोचिए कितनी गर्मी हुई होगी संविधान सभा में उस समय। अरे ये लोग एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी नहीं कर रहे हैं, ये सैद्धांतिक बात कर रहे हैं। इन सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। ये लोग जब एक दूसरे पर आलोचना करते हैं तो वो आलोचना सिद्धांत की दृष्टि से करते हैं, तर्क की दृष्टि से करते हैं। इस वजह से नहीं करते तुम उस धर्म के हो, तुम इस धर्म के हो, बिल्कुल नहीं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि इन लोगों में कितनी मैच्योरिटी थी, कितनी परिपक्वता थी, कितनी उनकी व्यापक सोच थी, देश की आजादी को लेकर उनके मन में क्या था, उनको जरा देखिएगा। हम लोगों को जो महात्मा गांधी, अब देखो वो क्या कह रहे हैं, एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं, उसमें गांधी जी जिंदा है। हम 16 जुलाई 1947 की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम लोगों को जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में चलते हैं,
समाजवाद के संदर्भ में किसी सीख की जरूरत नहीं है। वाह वाह, एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि हम लोगों को, जो हम गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, पंडित नेहरू के सिद्धांतों पर चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिद्धांतों पर चलते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों पर चलते हैं, हम लोगों को समाजवाद की सीख दे रहे हैं, हमको किसी भी प्रकार की सीख की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। समाजवाद की शिक्षा अगर किसी के लिए जरूरी है तो मुस्लिम लीग के लिए जरूरी है, जो गत कई वर्षों से बड़ी प्रचंडता के साथ सांप्रदायिक नीति का उपदेश दे रही थी और आज जिसे कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हो गई है। व्यक्तिगत रूप से मैं आज भी मौलाना साहब से कहूंगा कि भारतीय राजनीति के प्रति उनका जो रुख है, जो दृष्टिकोण है, उस पर वे पुनः विचार करें। मैं उनसे कहूंगा कि आखिर अपने पाकिस्तान में जनता के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। वो हजरत मोहानी जी से पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान की जनता से ये कहेंगे कि समाजवादी नीति के आधार पर इंडियन यूनियन भारतवर्ष की जनता के साथ मिलकर चलो, अपनी संप्रदाय नीति का परित्याग करो और एक स्वतंत्र सुदृढ़ समाजवादी भारतीय संघ की स्थापना के लिए अग्रसर हो जाओ। क्या आप पाकिस्तान की जनता को ऐसा कह सकते हो क्या? ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। मैं सभा का और समय नहीं लेना चाहता, मैं केवल इस बात को दोहराऊंगा कि यह संशोधन बेमतलब है। कौन सा संशोधन? वह संशोधन जो हजरत मोहानी जी ने रखा था। क्या संशोधन रखा था कि गवर्नर का नाम चेंज करके क्या कर दो, प्रेसिडेंट कर दो। तो एसवी कामत साहब कह रहे हैं कि बेमतलब का संशोधन है। यूनियन और प्रांतों के प्रधानों की संज्ञा के बीच कुछ ना कुछ अंतर होना ही चाहिए। यूनियन में जब हम प्रेसिडेंट बना रहे हैं तो राज्यों का जो हेड होगा उसका नाम चेंज होना चाहिए। राज्यों में भी प्रेसिडेंट और यूनियन में भी प्रेसिडेंट, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। उन कारणों से मैं मौलाना हजरत मोहानी के संशोधन का विरोध करता हूं, ऐसा एचवी कामत साहब कहकर बैठ गए। फिर अध्यक्ष साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, यदि प्रस्तावकर्ता उत्तर में कुछ कहना चाहता हो तो वो अब कर सकते हैं। प्रस्तावकर्ता मतलब हजरत मोहानी जी, जिन्होंने संशोधन का प्रस्ताव रखा। हजरत मोहानी जी क्या बोल रहे हैं? क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति मिलेगी? तो अध्यक्ष कह रहे हैं, संशोधन रखने वाले सदस्यों को उत्तर देने का अधिकार अब प्राप्त नहीं है। बस अब कोई आंसर नहीं है, जो बोला था वो बोल गया। अब मौलाना हजरत मोहानी जी फिर बोल रहे हैं। पूर्व वक्ता पूछ रहे थे, पूर्व वक्ता मतलब एचवी कामत साहब पूछ रहे थे कि मौलाना हजरत मोहानी क्यों समाजवादी बन गए, वह तो संप्रदायवादी है, इत्यादि इत्यादि। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसका जवाब देना चाहता हूं। हजरत मोहानी जी कह रहे हैं कि अभी एचवी कामत साहब ने मेरे बारे में कहा कि मैं समाजवादी कैसे बन गया, मैं तो संप्रदायवादी था। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। व्यक्तिगत जो मुझसे प्रश्न पूछा गया, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। तो अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं? मैं नहीं समझता हूं कि सभा को इस व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में कोई खास दिलचस्पी है। आपको व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि सभा आपके इस व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में दिलचस्पी रखती है, ऐसा अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रस्तावक है, जिन्होंने प्रस्ताव रखा था, वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान जी, संशोधनकर्ता ने अपने संशोधन के समर्थन में जो भाषण दिया उसका मैं अब उत्तर देना चाहता हूं। अब पहले तो एचवी कामत साहब, अब आ रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हजरत मोहानी जी का जवाब देने के लिए। मैं देखता हूं कि वे दूसरी बार कुछ कहने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने यह संशोधन रखा कि बजाय गवर्नर के प्रत्येक प्रांत के लिए एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। संघ में हमने प्रेसिडेंट रखा है और अगर प्रांतों में भी प्रेसिडेंट होगा तो इससे उलझाव पैदा होगा। सुन लीजिएगा, कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार का जो संघ का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है राज्यपाल। ये नाम अलग अलग क्यों रखा? ये प्रश्न पूछा जाएगा। सरदार पटेल जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिएगा जवाब सुनिएगा। केंद्र में हमने एक प्रेसिडेंट रखा है और अगर प्रांतों में भी प्रेसिडेंट होगा तो इससे कुछ उलझाव पैदा हो जाएगा। ये गवर्नर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे, इसलिए हम लोगों में यह मिथ्या धारणा नहीं आनी चाहिए कि नए संविधान में भी कुछ भी शब्द आए वह उस संविधान में सन्निहित पुराने अर्थों को ही सूचित करते हैं जिसके अंतर्गत हम आज अपना कार्य चला रहे। एक सीधी सी बात है जिसमें कोई ना कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ना आगे कोई विवाद होना चाहिए। मुझे आशा है संशोधन वापस ले लिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के समय में भी गवर्नर था, अभी भी गवर्नर है, इससे आपको दिक्कत क्या हो रही है? अरे ये गवर्नर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा और वो जो गवर्नर था वो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा जो गवर्नर, उसको लेकर आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वयस्क मताधिकार का मतलब जनता से चुना जाएगा गवर्नर, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब कह रहे हैं। अब वो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं बाद में, प्रस्ताव यह है कि गवर्नर शब्द की जगह प्रेसिडेंट शब्द रखा जाए।
ये किसने रखा था? हजरत मोहानी जी ने। तो अब उस पर वोटिंग करवा रहे कि प्रस्ताव है यह है कि गवर्नर सब की जगह प्रेसिडेंट रखा जाए। वोटिंग होने वाली थी कि बीच में हृदयनाथ कुंजरू बोल पड़ते हैं। वो क्या कहते हैं? अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप इस खंड पर मत ले, क्या आप मुझे चंद शब्द कहने की अनुमति देंगे? ऐसा हृदयनाथ कुंजरू जी कह रहे हैं। अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? मैंने सभी सदस्यों को बोलने का वक्त दिया, उस समय तो आपने नहीं कहा था मुझे बोलना है, अब मैं आपको बोलने की परमिशन नहीं देता, जाओ। कैसा रहा? क्या कह रहे? मैंने सभी सदस्यों को इस संसद पर बोलने का अवसर दिया, पर उस समय तो इस पर किसी ने बोलना नहीं चाहा। वो लाइन मैंने बोली आपके सामने। अब हृदयनाथ कुंजरू जी वापस बोल रहे हैं, अब तक संशोधन पर वाद विवाद हो रहा था, समूचे खंड पे वाद विवाद हुआ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बोला था। अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? मैंने साफ तौर पर कहा था कि खंड और संशोधन दोनों पर बहस हो सकती है और वाद विवाद में शामिल होने के लिए सदस्यों को मैंने आमंत्रित भी किया था, फिर तो आपने उस समय बोला नहीं, इसलिए अब मैं आपको बोलने की परमिशन नहीं देता। फिर हृदयनाथ कुंजरू जी वापस बोल रहे हैं, अगर आपका यही मत है, जिस विधि से आप इसे चला रहे हैं उसके अनुसार और बहस की अनुमति नहीं दी जा सकती, तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। अब हृदयनाथ कुंजरू जी का ठीक है भाई, अगर आप इसी विधि से सभा को चलाना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि नहीं अब इस पर नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, मैं आपके मत को मान लेता हूं। लेकिन यदि अभी भी सदस्य इस पर सरसरी तौर पर कुछ कह सकते हैं तो इस अवसर का मैं प्रसन्नता से उपयोग करूंगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी गुंजाइश लगती है कि कोई मेंबर इस पर बोल सकता है, तो प्लीज मुझे भी बोलने का मौका देना, मुझे बड़ी खुशी होगी, ऐसा हृदयनाथ जी कुंजरू कह रहे हैं। अध्यक्ष कह रहे हैं, मैं समझता हूं इस पर बोलने का समय अब समाप्त हो चुका है। जो लोग मूल प्रस्ताव के पक्ष में है वो हां कहे और विरोध में है वो ना कहे। मूल प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल का है कि हर राज्य में क्या होगा? गवर्नर होगा। ये मूल प्रस्ताव है, इस पर वोटिंग हो रही है। जो पक्ष में है वो हां बोले, जो विपक्ष में है वो ना बोले। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रस्ताव रखा वो स्वीकार हो गया, और यानी हजरत मोहानी जी ने जो प्रस्ताव रखा वो अस्वीकार हो गया। कौन सा? कि गवर्नर का नाम चेंज करके क्या कर दो? प्रेसिडेंट कर दो। वो हजरत मोहानी का प्रस्ताव था, वो स्वीकार नहीं हुआ। अब माननीय सरदार पटेल दूसरे खंड पर लाएंगे। अब देखिए, गवर्नर का कार्यकाल आजकल कितना होता है बताओ? 5 वर्ष। क्या बात है दुष्यंत सिंह जी चौहान साहब, वेरी नाइस। अब देखिए, ये जिस दिन की बात कर रहे हैं उस दिन गवर्नर का कार्यकाल 4 वर्ष का। इनिशियल स्टेज में गवर्नर का कार्यकाल 4 वर्ष का प्रावधान किया गया। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रस्ताव रख रहे हैं, गवर्नर 4 वर्ष की अवधि के लिए पदासीन रहेगा जब तक कि मृत्यु, पद त्याग या पदच्युत किए जाने की दशा उत्पन्न न हो जाए। गवर्नर कथित दुराचरण के लिए सार्वजनिक दोषारोपण से पदच्युत किया जा सकता है। अभियोग प्रांतीय व्यवस्थापिका लगाएगी और जहां व्यवस्थापिका की 2 सभा हो वहां नीचे की सभा अभियोग लगाएगी और फेडरल गवर्नमेंट की ऊपर की सभा अभियोग सुनेगी। हर एक दशा से संबंधित सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। लो कर लो बात। गवर्नर साहब को हटाने के लिए महाअभियोग का सिस्टम होगा। सुनिए, गवर्नर साहब को हटाने के लिए महाअभियोग का सिस्टम होगा और महाअभियोग राज्य के विधानमंडल में लाया जाएगा। और जिन राज्यों में 2 हाउस है वहां कोई दिक्कत नहीं है, निचले सदन में लाया जाएगा। महाअभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद में संसद के पास जाएगा। सुनिए, महाअभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद संसद के पास जाएगा। देखो क्या लिखा, फेडरल गवर्नमेंट की ऊपर की सभा, फेडरल गवर्नमेंट की ऊपर की सभा अभियोग को सुनेगी। हर एक दशा में संबंधित सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्या सिस्टम इनिशियल स्टेज में था। राज्यपाल को हटाने के लिए महाअभियोग लाने का प्रावधान किया गया स्टेट लेजिस्लेचर में, और वो प्रस्ताव पारित होने के बाद संसद के पास जाएगा और संसद के दोनों हाउस से 2/3 बहुमत से पारित होगा, तब जाकर राज्यपाल को महाअभियोग से हटाया जाएगा। ऐसा सिस्टम पर चर्चा हो रही है। आ रहा ना मजा? अब PS देशमुख साहब बोल रहे हैं अंग्रेजी में। वो कह रहे हैं, मुझे खंड 1 के संदर्भ में कुछ बोलना है। खंड 1 जिस पर चर्चा हो चुकी है, खंड 1 जिस पर वोटिंग हो चुकी है। अब PS देशमुख साहब को याद करो यार, खंड 1 पे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो वो कह रहे मुझे खंड 1 पर कुछ बोलना है। तो अब अध्यक्ष क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। मुझे भय है कि यह गलती हो गई है। खंड 1 में कई संशोधनों की सूचना कल रात को मिली थी। जिन सदस्यों ने नए संशोधनों की सूचना दी थी वो मैं भूल गया। अरे वाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे यार खंड 1 के बारे में कल कुछ लोगों ने मुझे संशोधन रखने की बात कही थी, रात में कही थी, इसलिए मेरे दिमाग से स्किप हो गई, मैं आज रखवा नहीं पाया, ऐसा वो कह रहे हैं।
मैं समझता हूं कि उन्हें भी एक एक करके अपना संशोधन उपस्थित करने का मौका मिलना चाहिए। मेरी भूल की वजह से वे नुकसान में क्यों रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसा कह रहे हैं। तो मेरे यूट्यूब के साथियों, कैसा लग रहा है आपको? झूम वालों, झूम रहे हो ना? बिल्कुल झूमना ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल ऐसी संविधान सभा की बहस, क्या क्या प्रस्ताव रखे गए, किस तरह से संविधान सभा के मेंबर्स ने संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक नए प्रकार की चर्चा है। इससे आपको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यूट्यूब वालों, ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब पीएस देशमुख जी कह रहे हैं, तो फिर मेरा संशोधन का क्या सर? अभी आपने कहा कि कुछ संशोधन आपने भूल गए थे, खंड 1 के बारे में रखवाने थे, फिर मेरा भी तो संशोधन है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? वो कह रहे हैं कि देखो, अब खंड हम 3 पर चर्चा करेंगे जो अब पेश किया गया, अभी उस पर जो गया सो गया, उसको भूल जाओ, अब हम खंड 3 पे चर्चा करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं कि मैं उपखंड 3 को नहीं पेश करना चाहता, मैं उपखंड 4 को पेश करता हूं, यानी वो धाराएं रख रहे हैं अलग अलग। तो वो कह रहे हैं, मैं सरदार पटेल कह रहे हैं कि धारा 3 को मैं पेश करना ही नहीं चाहता, मैं धारा 4 को पेश करना चाहता हूं, और जो धारा 4 है उसको आगे से 3 माना जाए, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आप बताइए, भारत में राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी बार चुना जा सकता है? भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है? अरे देवेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं 2 बार चुना जा सकता है। बिल्कुल गलत कहा है, बिल्कुल गलत कहा है। भारत में कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार भी चुना जा सकता है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ना, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसे क्या कर रहे हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक व्यक्ति जरूर है जो 2 बार चुने गए, पर 3 बार भी तो चुने जा सकते हैं। बिल्कुल सिमरन जी सही कह रहे हैं, कितनी बार भी चुने जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल 57, क्या बात है मेरे भाई गुरमीत सिंह जी ने आर्टिकल भी बता दिया, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब सुनिए, जब गवर्नर के बारे में जो प्रावधान किया जा रहा था, उस समय क्या हो रहा है? एक प्रावधान लाया जा रहा है, गवर्नर को एक बार किंतु एक ही बार पुनर्निर्वाचन का अधिकार होगा। मतलब री इलेक्शन एक बार हो सकता है गवर्नर का, ऐसा कहा जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सभा की स्वीकृति के लिए मैं इस खंड को अब पेश करता हूं। अध्यक्ष बुला रहे हैं, श्री सिद्धवा के 2 संशोधन है। कौन सिद्धवा जी? आर के सिद्धवा जी, मध्य प्रांत से चुने गए हैं, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार से चुने गए, मूलतः पाकिस्तान, जो आज का जो पाकिस्तान है वहां में इनका जन्म हुआ। मैंने बताया था आर के सिद्धवा जी के बारे में। आर के सिद्धवा जी क्या कह रहे हैं? सर मैं पेश करना नहीं चाहता, जो संशोधन मेरे नाम से उसे मैं पेश नहीं करना चाहता। अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, ओके श्री संतानम साहब आप अपना संशोधन पेश करिए। श्री संतानम कहते हैं, क्या कह रहे हैं? श्रीमान मैं प्रस्ताव रखता हूं। क्या प्रस्ताव रखता हूं? वो प्रस्ताव रख रहे हैं। क्या प्रस्ताव किसके ऊपर रखा जा रहा है? राज्यपाल को कैसे हटाया जाएगा, उस विषय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रस्ताव रखा, कैसे कि महाअभियोग लाया जाएगा, उस राज्य में महाअभियोग लाया जाएगा, फिर वहां से पारित होने के बाद संघ की संसद के पास जाएगा, वहां से 2/3 बहुमत से पारित होगा, तब जो है उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। तो के संतानम साहब कह रहे हैं कि साहब ऊपर की सभा जो अभियोग सुनेगी, ये जो शब्द है इसको हटा दीजिए और उसकी जगह पर लिख दीजिए फेडरल पार्लियामेंट की ऊपर की सभा अपनी एक स्पेशल कमीशन द्वारा जांच के बाद अभियोग की पुष्टि करेंगे। अरे वाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ये कह रहे हैं कि भाई जो प्रस्ताव मैंने रखा है उस प्रस्ताव में यह है कि राज्यपाल को हटाने के लिए राज्य के विधानमंडल में प्रस्ताव पारित होगा, फिर उसके बाद में संसद में जाएगा और वहां से 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो स्वीकार हो जाएगा। संतानम साहब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ऊपर की पार्लियामेंट जो है वो जांच नहीं करेगी, ऊपर की पार्लियामेंट एक स्पेशल आयोग बनाएगी और वो जो आयोग है वो उसके ऊपर लगे आरोपों की जांच करेगा। अलग अलग सुझाव है, फिर वो इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों करना चाह रहा हूं। इसके बाद में एल कृष्णास्वामी भारती जी आ रहे हैं, मद्रास से है। वो कह रहे हैं उपखंड को हटाने के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि यह अच्छा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उपखंड को सभा की स्वीकृति के लिए ज्यों का त्यों पेश कर देते और फिर जो अंश हटाने जरूरी है उनको हटाने के लिए किसी एक संशोधन को रखवा देते। खैर, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कह रहे हैं कि ये जो आप आपत्ति कर रहे हो ये एक टेक्निकल आपत्ति है, इससे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब गोविंद वल्लभ पंत एक नया प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। वो कह रहा है साहब आप खंड जो 2 है उसका उपखंड 3 हटा दीजिए। इस संदर्भ में वो कह रहे हैं कि गवर्नर को हटाने के जो आधार है उस बारे में वो कुछ कहना चाह रहे हैं।
फिर एचवी कामत साहब का नाम पुकारा जा रहा है कि भाई आपका कोई संशोधन है क्या? तो वो क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय हमारे कुछ वयोवृद्ध राजनीतिज्ञों ने मुझे परामर्श दिया है कि 2/3 का बहुमत काफी है, इसलिए मैं अपना संशोधन वापस रखता हूं। एक्चुअली में एचवी कामत साहब 2/3 बहुमत की जगह पर कुछ और बहुमत चाह रहे थे, 3/4 बहुमत चाह रहे थे। वो कह रहे थे गवर्नर के ऊपर कोई अगर महाभियोग लाया जाता तो वो 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। पर एचवी कामत साहब ने कहा कि मैं आप संशोधन वो रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे सीनियर पॉलिटिशियन ने ये बताया कि 2/3 भी काफी होता है यार, 3/4 रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे नहीं रखना है, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। फिर एचवी पातस्कर का नाम पुकारा जा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, मुझे भी अपना संशोधन नहीं पेश करना है। फिर अध्यक्ष आयंगर साहब का नाम बोल रहे हैं कि आयंगर साहब आप अपना कोई संशोधन पेश कर रहे हो क्या? तो आयंगर साहब ने भी कहा मैं भी पेश नहीं कर रहा हूं। फिर संतानम साहब ने भी मना कर दिया, पीएस देशमुख ने भी मना कर दिया और सब ने भी मना कर दिया, तो फिर संशोधन नहीं रखा गया। फिर अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं मेरी समझ में यही संशोधन है जिसकी मुझे सूचना मिली है, अब खंड और संशोधन पर बहस हो सकती है, यदि कोई सदस्य कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है। देखिए, हो सकता है कि हमारे यूट्यूब पर या फिर जूम पर जो नए साथी जुड़े हैं उन्हें थोड़ी बात कम समझ में आ रही होगी, पर मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। संविधान सभा में जो मेंबर्स और संविधान सभा में विभिन्न प्रावधानों के जो प्रस्तावक हैं, वो जो प्रस्ताव रखते हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक प्रस्ताव आके रख दिया कि साहब ये कर लो, ऐसा नहीं होता है। जो मैं प्रस्ताव रख रहा हूं उस प्रस्ताव की सारी सूचना पहले अध्यक्ष को होती है, उस प्रस्ताव की सारी सूचना सारे मेंबर्स को पहले से दे दी जाती है, पहले से ही दे दी जाती है। एक दूसरी बात, अगर उस प्रावधान में कोई संशोधन करना चाहता है, अगर संशोधन प्रस्ताव रखना चाहता है, तो उसकी सूचना भी पहले अध्यक्ष को दे दी जाएगी और सारे मेंबर्स को भी उसकी सूचना दे दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि गवर्नर का कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए, तो अचानक उन्होंने 16 जुलाई को ऐसा थोड़ी बोला है। 16 जुलाई से काफी दिन पहले संविधान सभा के सारे सदस्यों के बीच में वो बात चली गई है। आप लोगों को मैंने बताया था कि राज्यों के संविधान के संदर्भ में जो समिति की जो रिपोर्ट आई, पहले वो रिपोर्ट सारे मेंबर्स को बांट दी गई ताकि मेंबर्स उसके एक एक शब्द पर चर्चा कर सके। फिर उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में मेंबर्स को अगर कोई संशोधन लगता है तो वो संशोधन की सूचना वो संविधान सभा के अध्यक्ष को भी देते हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष सारे मेंबर्स को सूचना भिजवाते हैं कि साहब फला जो मेंबर है वो इस संदर्भ में संशोधन रखना चाहता है और ये संशोधन रखना चाहता है, ये संशोधन रखना चाहता है, सब कुछ पहले से पता होता है। तो फिर आप मुझे कहेंगे जब पहले सब कुछ पता है तो फिर संविधान सभा फिर बैठकर करती क्या है? अरे भाई, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के प्रस्ताव पर एक संशोधन रखना चाह रहा हूं। क्या संशोधन के भाई 4 साल का कार्यकाल नहीं होना चाहिए, 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए, मैं ये रखना चाह रहा हूं। तो 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए, ये सबको जानकारी होगी। 5 साल का कार्यकाल क्यों होना चाहिए, 4 साल का कार्यकाल क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो मैं जब उद्बोधन दूंगा ना तभी तो सारे मेंबर्स को मालूम पड़ेगी। सारी बात तो बाद में मालूम पड़ेगी ना, सभा की जब बैठक होगी तब मालूम पड़ेगी। क्या मेरी बात को आप लोग समझे? ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो अक्सर विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने रोककर ये बात आपको कहा है। अब नजरुद्दीन अहमद साहब बोल रहे हैं। कौन नजरुद्दीन अहमद? जो संविधान सभा में बोलने वाले शब्दों की दृष्टि से तीसरे नंबर के व्यक्ति। मैंने 6 के 6 लोगों के नाम आपके सामने रख दिए, 6 को 6 नाम याद रखने। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का, एचवी कामत साहब का, नजरुद्दीन अहमद साहब का, प्रोफेसर केटी शाह का, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का और ठाकुरदास भार्गव। ये 6 वो व्यक्ति है जिन्होंने संविधान सभा में सर्वाधिक शब्द बोले। 1 लाख से ज्यादा शब्द बोलने वाले संविधान सभा में ये 6 मेंबर है। पर ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको दिखाई दे रहे, ना यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपको दिखाई दे रहा है, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आपको दिखाई दे रहा है। ये जितने भी 3 जो नाम बोले हैं मैंने, ये 3 नाम टॉप 10 में खाली पंडित नेहरू जी का नाम है जो कि 8वें नंबर पर आता है। आप इससे अंदाज लगा दीजिए कि संविधान सभा में कौन मेंबर बोल रहे थे ज्यादा। और इवन मैंने आपको तीसरा दिन लगातार ये कह रहा हूं कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन में 4 व्यक्तियों के नाम बोले जिन्होंने संविधान सभा को संचालित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद। लेकिन चारों में से एक ही व्यक्ति है पंडित नेहरू जिनका नाम टॉप 10 में, लेकिन उन्होंने भी 1 लाख शब्द नहीं बोले थे। आप ये सब बातें समझिएगा। संविधान का निर्माण किस तरह से किया गया, विभिन्न लोगों का क्या योगदान है, उसको समझिएगा। कुछ लोग मुझे अक्सर ये कहते हैं कि साहब एचवी कामत साहब ने बोला तो खूब था,
प्रोफेसर सिब्बल सक्सेना साहब ने बोला तो खूब था, करीमुद्दीन जी या सॉरी नजरुद्दीन जी ने बोला तो खूब था, ठाकुरदास भार्गव ने बोला तो खूब था, लेकिन उनकी कई सारी बातें तो स्वीकार नहीं की गई। अरे किसी बात को स्वीकार ना करना, इससे किसी का योगदान कम नहीं हो जाता है। मैं अगर कोई बात कहता हूं, देखो साहब आप ये गलत गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, तो वो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब मैं तो गलत नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं स्पष्टीकरण भी तो दे रहा हूं कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं और आपने जो बातें कही मैं उसका ध्यान रखूंगा। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है संविधान के निर्माण में। मैं कोई सुझाव देता हूं, उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जाता है, इससे कोई किसी का मूल्यांकन नहीं होता है कि साहब इसका तो सुझाव भी स्वीकार नहीं किया गया, तो इन्होंने क्या संविधान के निर्माण में योगदान दिया। अरे भाई जो डिस्कशन हुआ कि साहब मेरा ये सुझाव है, इसको आप स्वीकार कीजिए, मैं कहता हूं मैं आपके सुझाव को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तो मैं तर्क दूंगा ना कि मैं आपके सुझाव को इन वजह से स्वीकार नहीं कर रहा हूं। वो जो तर्क है वो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी निर्णय लेने में बहुत मदद करते हैं। वो जो संविधान सभा के जो मेंबर्स है, उनकी जो बहस है, वो बहस सुप्रीम कोर्ट को संविधान के विभिन्न प्रावधानों का इंटरप्रिटेशन करने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, संविधान के निर्माण में जिन लोगों ने भी भागीदारिता की उन सब का संविधान के निर्माण में योगदान है। प्रोफेसर केटी शाह, आगे आने वाले दिनों में देखिएगा, प्रोफेसर केटी शाह ने खूब 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 सुझाव दिए, नहीं स्वीकार हुए, तो इससे उनका योगदान कम नहीं हो जाता है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने साझा की है। नजरुद्दीन अहमद जी पश्चिम बंगाल क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, उपखंड 3 को हटाने की बात मानने में मुझे एक दिक्कत महसूस होती है। इसकी कई सारी खासियत है और दूसरी अन्य विशेषता तो अव्यवहारिक है, ऐसा नजरुद्दीन अहमद साहब कह रहे हैं। फिर गोविंद वल्लभ पंत है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, गोविंद नाम से संविधान सभा में 2-3 मेंबर है, एक पंडित गोविंद मालवीय जी भी है, ये गोविंद वल्लभ पंत भी है। ये सब नाम आपको ध्यान रखना, कंफ्यूजन रहता है। जैसे संविधान सभा में प्रारूप समिति जो थी उसके एक मेंबर थे टी कृष्णमाचारी, और संविधान सभा में आज जो उपाध्यक्ष बने उसका नाम है वी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये अंतर आपको समझना होगा। वी.टी. कृष्णमाचारी जयपुर से थे, टी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के मेंबर थे। अभी मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो गोविंद वल्लभ पंत है, कभी कभी नाम आएगा पंडित गोविंद मालवीय। ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। श्रीमान जी, यदि आपकी अनुमति हो तो इस अनावश्यक बहस को बचाने के लिए मैं एक शब्द कहूं। मैं आपका ध्यान एक और संशोधन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो कार्यक्रम पर दर्ज है। उसमें मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया जाए। डिप्टी गवर्नर, लो कर लो बात। आपने अब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम सुना है, जो दिल्ली और पुडुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये डिप्टी गवर्नर की बात कर रहे हैं। आया ना मजा? सुनिएगा, ये खंड 3 में आता है। पूर्व सूची के रूप में कार्यक्रम वितरित किया गया, उसमें 8वें नंबर पर नजरुद्दीन अहमद साहब फिर बोल रहे हैं। यह बताया गया कि मैंने जो सुझाव रखा है उसी आधार पर एक संशोधन पूर्व सूची में है, पर हम लोगों को तो ऐसी कोई भी पूर्व सूची देखने में नहीं आई है। मैं समझता हूं कि बहुत से सदस्यों को इस प्रकार की सूची नहीं मिली है। फिर वो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ कठिनाइयां मालूम हो रही है। मैं पूर्णतः खंड का विरोध तो नहीं करता, पर मैं अपनी कठिनाई निवेदन कर देना चाहता हूं ताकि उसका स्पष्टीकरण हो जाए। देखिए क्या गजब की बात कही, वो वही बात कही जो मैं अभी आपको कह रहा था। वो कह रहे हैं कि साहब मुझे कुछ कठिनाइयां महसूस हो रही है, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे कठिनाइयां महसूस हो रही है इस प्रावधान को रखने में। और जैसे मैं कठिनाइयां महसूस कर रहा हूं तो जैसे ही आप बोलेंगे तो उससे स्पष्टीकरण हो जाएगा, और स्पष्टीकरण होने से कई सारी बातें जो है उसका समाधान हो जाएगा। भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट में अधिकांश मामले कौन से जाते हैं कोर्ट में? वही तो जायक साहब, ये जो अनुच्छेद है वो कहना क्या चाहता है उसका स्पष्टीकरण कीजिए। तो स्पष्टीकरण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस जिस बहस को पढ़ते हैं उसी बहस को तो आप पढ़ रहे हैं, उसी बहस को तो आप पढ़ रहे हैं। भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो बहस को पढ़कर जो निर्णय देते हैं उसी बहस को आप जान रहे हैं। और नजरुद्दीन अहमद साहब भी वो यही कह रहे हैं कि साहब इस पर स्पष्टीकरण हो जाने से सारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने एक प्रावधान रखा कि गवर्नर जो है एक बार ही पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यार ये ठीक बात नहीं है। ऐसा वो कौन कह रहे हैं? अपने नजरुद्दीन साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। गवर्नर को एक बार किंतु एक ही बार पुनर्निर्वाचन का अधिकार होगा। मुझे इसमें कोई बात नहीं दिखाई देती है कि कोई गवर्नर दोबारा क्यों नहीं चुना जा सकता है। मान लीजिए एक बड़ा ही अच्छा गवर्नर है जो बहुत ही योग्य है और जनता की भलाई करने के लिए सदा तैयार रहता है, तो इस उपखंड के आखिरी हिस्से की वजह से तो वो दोबारा गवर्नर के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता, एक बार पुनर्निर्वाचन हो सकता है।
तो कोई गवर्नर बहुत योग्य है, जनता की सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहता है, तो आप तो ऐसे प्रावधान कर रहे हो कि गवर्नर का एक बार से ज्यादा पुनर्निर्वाचन नहीं होगा। यह बात ठीक नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी कारण नहीं है कि गवर्नर के चुनाव के संदर्भ में जनता की मर्जी पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए। अरे भाई, जनता, आपने कहा गवर्नर का चुनाव होगा, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, गवर्नर एक बार से ज्यादा पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? जनता किसी को पसंद करती है, 5 बार चुनना चाहती है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप जनता की पसंद पर रोक क्यों लगाना चाहते हैं? ऐसा नजरुद्दीन अहमद साहब प्रश्न पूछ रहे हैं। बड़ी जबरदस्त बात कही है भाई। देख भाई, ये हमको सोचना चाहिए, ये हमको सोचना चाहिए कि देश में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार किसी पद को हासिल कर सकता है। सोचो जरा। तो हमने कहा भाई, किसी पद को लेकर हमने कहा 2 बार। क्यों भाई? क्यों? अगर जनता उसको तीसरी बार चुनना चाहती है, चौथी बार चुनना चाहती है, 5वीं बार चुनना चाहती है, तो आपको क्या दिक्कत है? ये बात नजरुद्दीन अहमद साहब कह रहे हैं कि जब जनता गवर्नर का चुनाव कर रही है तो जनता जितनी बार चुने, यही तो लोकतंत्र है। जितनी बार चुने उनकी मर्जी पर छोड़ना चाहिए। आप उसके ऊपर क्यों कह रहे हैं नहीं साहब एक बार से ज्यादा पुनर्निर्वाचन नहीं हो सकता है? बहुत लॉजिकल बात उठाई है उन्होंने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कह रहे हैं? जो प्रस्ताव मैंने रखा है उस पर कोई विशेष विवाद नहीं है। तीसरे खंड के संदर्भ में मैंने स्वयं ही कहा है कि मैं समझता हूं कि कुछ जोड़ दिया जाए, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि गवर्नर के पुनर्निर्वाचन पर ऐसा कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए कि वह कि उतनी बार से ही ज्यादा चुना जा सकता है। अगर उसे दूसरी बार चुनाव की अनुमति मिलती है तो 8 वर्षों तक वो इस पद पर आसीन रहता है, क्योंकि 4 वर्ष का कार्यकाल था और 2 बार चुनने का मौका मिलता है, तो 8 वर्ष तक वो इस पद पर रहेगा। तीसरी बार उम्मीदवार होने पर प्रतिबंध लगाया गया। हमने तो तीसरी बार उम्मीदवार होने पर प्रतिबंध लगाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, एक बार से ज्यादा पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता है। यह प्रावधान नहीं किया गया कि एक बार से ज्यादा चुना नहीं जा सकता है। क्या लिखा है? एक बार से ज्यादा पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता है। मतलब एक बार जीत गया, फिर एक बार री इलेक्शन हो सकता है। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। 8 वर्ष के बाद में तीसरी बार वो उम्मीदवार नहीं बन सकता, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। हमने तो तीसरी बार उम्मीदवार होने पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि कमेटी में जो बहस हुई उसमें यह सुझाया गया था कि यदि प्रेसिडेंट 2 बार अपने पद पर रह जाएगा तो हो सकता है वो अपनी शक्ति इतनी मजबूत कर ले कि ऐसी बात कही जाए कि उसने अपनी स्थिति बड़ी दृढ़ कर ली है और संभव है कि उसे महाभियोग से बरी करना मुश्किल हो जाए, कि उसे तिबारा चुनाव में समर्थन पाने के लिए अपने पद से दांवपेच किया है। यह अच्छा समझा गया कि गवर्नर के विरुद्ध ऐसा अभियोग का मौका ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में जो प्रावधान किए हैं उसमें भी हमने ये लिखा कि राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं चुना जाएगा। तो जब राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं चुना जाएगा तो फिर गवर्नर 2 बार से ज्यादा क्यों चुना जा रहा है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। देखिए ये सारा खेल है, ये सब इनिशियल स्टेज की बातें हैं। अभी तो राष्ट्रपति के संदर्भ में जो प्रावधान है वो सभा में चर्चा के लिए आने बाकी है, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रावधान करने वाली संघ संविधान कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, सदस्यों को बांटी जा चुकी है, वो अलग बात है कि रिपोर्ट पर संविधान सभा में चर्चा होनी बाकी है। लेकिन चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो सब चीजें मालूम है, तो वो कह रहे हैं कि भैया राज्यपाल के हमने 2 बार का इसलिए प्रावधान किया क्योंकि राष्ट्रपति के लिए भी हमने ऐसा ही प्रावधान किया, और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि राज्यपाल या राष्ट्रपति 8-8 साल शासन में रहने के बाद बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में तो उनको हटाना ही भी असंभव हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को 8 साल का प्रावधान करना पड़ा, ऐसा वो कह रहे हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्या संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में थे किसी भी विचार को लेकर। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक और प्रस्ताव रखना चाहते हैं, लेकिन अध्यक्ष साहब बीच में बोलते हैं कि एक संशोधन की सूचना आई है कि खंड 2 के बाद एक दूसरा खंड जोड़ दिया जाए। मैं नहीं जानता कि यह संशोधन के शकल में पेश किया जा सकता है, हम इसे उपयुक्त स्थान में रख देंगे, अभी हम अगले खंडों पर विचार करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगला खंड ला रहे हैं राज्यपाल के संदर्भ में कि यदि राज्यपाल का पद आकस्मिक परिस्थितियों में रिक्त हो जाए तो क्या होगा। राज्यपाल का पद यदि रिक्त हो जाए तो क्या होगा, इस बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रस्ताव ला रहे हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। आकस्मिक रूप से रिक्त स्थान, गवर्नरों के स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर उनको प्रांतीय व्यवस्थापिका आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमण या हस्तांतरण पद्धति के अनुसार निर्वाचन करके पूरा करेगी। लो कर लो बात, ऐसा सिस्टम आपने सुना भी नहीं होगा और कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा बताओ, राज्यपाल का चुनाव कैसे किया जाएगा? जनता के द्वारा किया जाएगा।
बताया मैंने, वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा। प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है। अब एक और प्रस्ताव लेकर आए पटेल, वो क्या कह रहे हैं, अगर राज्यपाल का पद रिक्त हो गया, सुनना बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अगर राज्यपाल का पद रिक्त हो गया तो राज्य का विधानमंडल एकल संक्रमण या आनुपातिक पद्धति से राज्यपाल के पद को भरेगा। वाह, मौज कर दी। यानी राज्यपाल जनता के द्वारा चुना जा रहा है, लेकिन अगर उसके निर्धारित कार्यकाल जो है कितना वर्ष, 4 वर्ष, निर्धारित कार्यकाल से पूर्व अगर राज्यपाल का पद रिक्त हो गया तो नए चुनाव नहीं होंगे, जनता नया चुनाव नहीं करेगी। चुनाव कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल एकल संक्रमण या आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति से राज्यपाल का चुनाव करेगी। किसके लिए? राज्यपाल का पद रिक्त होने पर बचे हुए शेष अवधि के लिए। यानी अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए तो राजस्थान की विधानसभा राज्यपाल का चुनाव करेगी। अगर पद रिक्त होता है तो, निर्धारित कार्यकाल से पहले रिक्त होता है तो चुनाव तो राज्यपाल का जनता ही करेगी। यह सिस्टम लाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जो सिस्टम आज का है और उस समय क्या क्या प्रावधान किए जा रहे थे। गवर्नर अपनी अनुपस्थिति से कर्तव्य का पालन नहीं करने पर या अस्वस्थ हो जाने पर या अधिक से अधिक 4 महीने तक अपने कर्तव्य का पालन न करने पर राज्य का अध्यक्ष गवर्नर के अपने कर्तव्य पालन के लिए वापस जाने तक या गवर्नर का निर्वाचन होने तक जैसी भी दशा हो, गवर्नर के कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जिसे वह इसके योग्य समझे। लो कर लो बात। गोविंद वल्लभ पंत साहब का संशोधन आ रहा है इस संदर्भ में। क्या कह रहे हैं वो कह रहा है प्रत्येक प्रांत के लिए एक डिप्टी गवर्नर होगा जिसको प्रांतीय व्यवस्थापिका आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति हर साधारण निर्वाचन के बाद चुनेगी। गवर्नर का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर उसके शेष कार्यकाल तक डिप्टी गवर्नर रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। लो कर लो बात। पंडित गोविंद वल्लभ पंत कुछ अलग ही सुझाव लेकर आए, प्रस्ताव लेकर आए संशोधन। वो कह रहा है नहीं, ऐसा मत करो। आप कह रहे हो कि गवर्नर का पद रिक्त हो जाएगा आकस्मिक परिस्थितियों में तो राज्य का विधानमंडल एकल संक्रमणीय पद्धति से गवर्नर का चुनाव करेगा। आप गोविंद वल्लभ पंत कह रहे नहीं, ऐसा मत करो। तो क्या करो? आप ऐसा करो कि जैसे ही आम चुनाव के द्वारा गवर्नर का चुनाव हो जाएगा उसके बाद राज्य का विधानमंडल एक डिप्टी गवर्नर का चुनाव करेगी और वो जो डिप्टी गवर्नर है वो राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर राज्यपाल के रूप में काम करेंगे। वो कह रहे हैं आप पहले से ही डिप्टी गवर्नर का चुनाव कर लीजिए, लेकिन डिप्टी गवर्नर का चुनाव कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल करेगा। और गवर्नर का चुनाव कौन करेगा? राज्य की जनता करेगी। डिप्टी गवर्नर क्या करेगा? जब राज्यपाल का पद रिक्त हो जाएगा तो डिप्टी गवर्नर उसके जो शेष अवधि है उसके लिए काम करेगा। सोचिए क्या क्या सुझाव आ रहे हैं, कल्पना कीजिए आप। आगे सुनिएगा। अब संशोधन आ गया है, गोविंद वल्लभ पंत साहब का भी संशोधन आ गया है। अब इसके ऊपर कुछ सदस्य मेंबर अपने कमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले नजरुद्दीन अहमद साहब आ रहे हैं। देखिए, नजरुद्दीन अहमद साहब का लगातार बार बार नाम आ रहा है, तो देख लीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों के संबंध में मुझे दूसरी बार यहां आना पड़ रहा है, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। जो संशोधन अभी पेश किया गया है वह हम लोगों को भेजा ही नहीं गया। हम लोगों को आपने भेजा ही नहीं है संशोधन। ये संशोधन कब पेश कर दिया आपने? ये संशोधन पेश तो आप सभा में किया गया, लेकिन पंत साहब ने आपको संशोधन दिया तो होगा ना पहले 2-3 दिन पहले, तो आपने हमको क्यों नहीं भेजा? हमको भेजा नहीं तो हमको तो तैयारी नहीं कर पाए कि संशोधन पर बोलना क्या है। इन संशोधनों की तह तक पहुंचना हम लोगों के लिए मुश्किल है। मूल खंडों का मसविदा एक विशेषज्ञ कमेटी ने तैयार किया जिसमें ऐसे लोग हैं जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वैधानिक कानूनों में विशारद है, साथ ही मसविदा बनाने में भी कुशल है। जब ऐसे लोगों ने रिपोर्ट तैयार की है तो ये जरूरी हो जाता है कि हम भी संशोधनों पर बहुत गंभीरता से विचार करें। लेकिन साहब, आपने तो हमको संशोधन भेजा ही नहीं और अचानक संशोधन की सूचना हमको संविधान सभा में ही मिल रही है। ये गलत बात है साहब। आप पहले हमको संशोधन भेजिए कि कौन कौन से संशोधन आने वाले हैं, क्योंकि जिस कमेटी ने ये राज्य का जो संविधान जो तैयार किया है बहुत मेहनत से तैयार किया साहब, उसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, तो हम भी संशोधन भी अच्छे अच्छे रखना चाहते हैं, तो संशोधन की सूचना हमको पहले क्यों नहीं देते हो आप? ऐसा वो कह रहे हैं।
उनका काफी बड़ा लेक्चर है, पर लेक्चर का मजमून यही है कि भाई हमको मौका दिया जाना चाहिए। अब पोकर साहब आ रहे हैं। कौन पोकर साहब है भाई? ये पोकर साहब बहादुर कौन है? ये पोकर साहब बहादुर वही है जो ये कह रहा है कि मुझे दूसरी भाषा समझ में नहीं आती अंग्रेजी के अलावा, इसलिए सारी कार्रवाई किस में होनी चाहिए? अंग्रेजी में होनी चाहिए, और कम से कम अंग्रेजी में ना हो तो जो बोला जा रहा है उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद जो है हमको अंग्रेजी में उपलब्ध करवाया जाए। पोकर साहब क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, सभा को इस बात पर विचार करना है कि मूल खंड रखा जाए या उसकी जगह संशोधन में बताया गया खंड स्वीकार किया जाए। मैं समझता हूं कि हमें उन कई कारणों से जिनका संशोधनकर्ता ने जिक्र किया है, संशोधन को ही स्वीकार करना चाहिए। ये बात बुद्धिमत्ता के बिल्कुल परे होगी कि हम इस पेचीदा पद्धति को अपनाकर 4 वर्ष के अंदर ही दोबारा चुनाव करने की स्थिति की संभावना उत्पन्न कर दे। बिल्कुल गजब की बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं साहब कि जो गोविंद वल्लभ पंत साहब ने जो संशोधन रखा है वो हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा है, अच्छा सुझाव है। 4 साल का कार्यकाल राज्यपाल का होगा और 1 साल में अगर देयत हो गई या किसी परिस्थिति में पद खाली हो गया, इस्तीफा दे दिया या आपने उनको हटा दिया, तो फिर चुनाव कराने पड़ेंगे, तो इसलिए सर बहुत टाइम लगेगा। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो कह रहे हैं क्या कि डिप्टी गवर्नर का पद बना दीजिए और डिप्टी गवर्नर का चुनाव राज्य विधानमंडल के द्वारा करवाइए, और राज्यपाल का पद जब रिक्त हो जाए तो डिप्टी गवर्नर काम करे, ये संशोधन बढ़िया है, मैं तो सर इसका सपोर्ट करता हूं। पोकर साहब ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, पर वो एक महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं, उसको जरा सुनिएगा आप दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जानते हैं ना? आज 16 जुलाई है और 18 जुलाई यानी 2 दिन बाद में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। आपको मालूम है ना राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति क्या है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति, पता है ना आपको? और भारत में राष्ट्रपति कितने चुने जाते हैं? 1 व्यक्ति चुना जाता है, जबकि एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति का प्रयोग तब किया जाता है जब 1 से ज्यादा व्यक्ति चुने जाने होते हैं। आपको मालूम है कि नहीं है? यह अक्सर भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति की आलोचना के रूप में यह कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति में एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति को क्यों अपनाया है? क्योंकि हमारे यहां तो एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, और इस प्रकार की पद्धति तो वहां प्रयोग में लाई जाती है जहां 1 से अधिक लोगों का चुनाव होता है, जैसे राज्यसभा के चुनाव। तो यह आपने विधि क्यों अपनाई? पोकर साहब भी उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। जरा क्या कह रहे हैं पोकर साहब, देखिएगा। वो कह रहे हैं, मैं प्रस्तावित संशोधन का बड़ी खुशी से समर्थन करता हूं, परंतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होने के संदर्भ में मुझे एक संदेह है। श्रीमान, मैं कहूंगा आप इस प्रश्न पर गौर कीजिए कि जब एक उम्मीदवार को ही चुनना हमारा उद्देश्य है तो क्या यह पद्धति सही होगी? अगर 1 से ज्यादा उम्मीदवारों का चुनना हो तो यह पद्धति बहुत सही है, ये तो मैं समझता हूं, परंतु जब एक ही उम्मीदवार को चुनना है तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि यह पद्धति किस हद तक हमारे उद्देश्य में सहायक हो सकेगी। ये पोकर साहब ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। साथियों, ये सब बातें समझना बहुत जरूरी है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक निर्वाचन पद्धति की जो कमी है उसकी और ये संकेत कर रहे हैं पोकर साहब। वो कह रहे हैं कि राज्यपाल 1 व्यक्ति बन रहा है, उपराज्यपाल 1 व्यक्ति बन रहा है, तो पर एकल संक्रमणीय पद्धति क्यों अपना रहे? जब आपको निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करने होते हैं, ये पद्धति तो हम वहां अपनाते हैं जहां 1 से ज्यादा लोगों को चुनाव जितवाना होता है, ऐसा पोकर साहब कह रहे हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा निर्वाचन का उद्देश्य ही यह है कि इसके जरिए भिन्न भिन्न दलों के या भिन्न भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व मिल सके। हम एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति तो इसलिए अपनाते हैं ताकि विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके। यहां आप उम्मीदवार 1 ही चुन रहे हो, 1 ही व्यक्ति को चुनना जाना है, तो यह पद्धति आप क्यों अपना रहे हो? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पोकर साहब ने उठाया है। अनंत सामनम आयंगर साहब क्या बोल रहे हैं? आयंगर साहब का नाम सुना है आपने पहले भी। आयंगर साहब भी बहुत एक्टिव मेंबर थे और हमारी जब प्रथम लोकसभा बनेगी उसके प्रथम उपाध्यक्ष जो है आयंगर साहब बनाए जाएंगे। वो आयंगर साहब क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। मालूम पड़ता है कि अंतिम वक्ता की यह धारणा है कि डिप्टी गवर्नर का चुनाव प्रांत के सभी वयस्क मतदाता करेंगे, पर बात यह नहीं है। उनका चुनाव प्रांतीय व्यवस्थापिका करेगी जहां केवल 150 या 200 मेंबर होंगे। इस हालात में यह कोई बड़ी मुश्किल का काम नहीं होगा। 150 या 200 वोटरों की संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। अनंत श्यामनम आयंगर साहब कह रहे हैं कि पोकर साहब शायद गलत दिशा में चले गए हैं।
उनको ये पता होना चाहिए कि डिप्टी गवर्नर का चुनाव जनता नहीं करेगी, डिप्टी गवर्नर का चुनाव व्यवस्थापिका करेगी। और व्यवस्थापिका में 150-200 लोग होते हैं, जैसे राजस्थान में 200 लोग हैं विधानसभा में, तो ये 200 लोग करेंगे, किसी में 250, किसी में 300, तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में निकोलस रॉय, जरा सुनिएगा, हमारी संविधान सभा में आपको मालूम है आदिवासी समुदाय के कौन कौन मेंबर सदस्य थे? हमारी संविधान सभा में आदिवासी समुदाय के कितने लोग सदस्य थे? 6 लोग सदस्य थे। सबसे बड़ा नाम तो जयपाल सिंह जी मुंडा का लिया जाता है, जो मुंडा समुदाय से आते थे। इसी प्रकार से एक नाम ये JJM निकोलस रॉय, ये आसाम से आते हैं, ये भी आदिवासी थे, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से एक नाम आएगा रूपनाथ जी वर्मा का, ये भी नाम आपको मैं बताऊंगा आगे आने वाले समय में। एक इसी प्रकार से एक देवेंद्रनाथ सामंत नाम आएगा, नाम सामंत लिखा हुआ जरूर है, लेकिन वो भी आदिवासी समुदाय के थे। 6 लोग थे हमारी संविधान सभा में आदिवासी समुदाय से, ये ध्यान रखना। एक ऐसा ही नाम आ रहा है रेवरेंड JJM निकोलस रॉय, इससे आपको लग सकता है कि शायद ये ईसाई है, ये ईसाई नहीं है, ये आदिवासी है और आसाम से आते। वो क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन पर बोलूंगा। आकस्मिक रूप से गवर्नर का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति की क्या व्यवस्था हो, इस पर इसमें प्रकाश डाला गया है, परंतु इसमें इस समस्या का समाधान नहीं है कि डिप्टी गवर्नर का स्थान रिक्त होने पर क्या किया जाए। वो गजब की बात कह रहे हैं निकोलस राय, ये बात कह रहे हैं कि साहब गवर्नर का पद रिक्त हो जाएगा तो डिप्टी गवर्नर आ जाएगा। अभी आपने ऐसी व्यवस्था के बारे में बोला है, लेकिन साहब मेरा एक प्रश्न है, वो कह रहा अगर डिप्टी गवर्नर का भी पद रिक्त हो गया तो फिर क्या होगा? कभी सोचा आप लोगों ने कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो भारत के संविधान में यह थोड़ी लिखा है कि फला व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। याद है कि नहीं आपको? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप काम में करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भारत की संसद की दे रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जिम्मेदारी ये दी है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पद को जिम्मेदारी नहीं दी गई है, यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो क्या तर्क आने वाला है यहां, गजब का तर्क आने वाला है। गवर्नर का पद रिक्त हो गया तो डिप्टी गवर्नर काम करेगा, और डिप्टी गवर्नर का पद रिक्त हो गया तो फिर क्या होगा? निकोलस राय इस पर एक संशोधन ला रहे हैं, और निकोलस राय जो संशोधन ला रहे हैं उसका जवाब देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और क्या जवाब देंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। जरा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। निकोलस राय अपना संशोधन रख रहे हैं, संशोधन देखिए। प्रत्येक प्रांत के लिए एक डिप्टी गवर्नर होगा जिसको प्रांतीय व्यवस्थापिका अनुपातिक पद्धति के सिद्धांत के अनुसार चुन लेगी। गवर्नर का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर उसके शेष कार्यकाल तक डिप्टी गवर्नर रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा तथा गवर्नर की अनुपस्थिति में वह उसकी जगह काम करेगा। वो ऐसा कह रहे हैं, परंतु उस हालात में क्या होगा जब गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों के स्थान रिक्त हो जाए? उस हालात में एक चीज पैदा हो जाएगी और वो काम रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए श्रीमान, मेरी समझ में इस संशोधन से मूल प्रस्ताव अथवा खंड ही अच्छा है। वो कह रहे हैं डिप्टी गवर्नर का पद बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं साहब, डिप्टी गवर्नर का भी पद रिक्त हो गया तो फिर क्या करोगे? इससे तो पूरी व्यवस्था ही फेल हो जाएगी। इसलिए डिप्टी गवर्नर का पद रखो ही मत साहब। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रखा है ना गवर्नर का पद, वही रखिए, वो काफी है, ऐसा निकोलस रॉय कहना चाह रहे हैं। जब जब गवर्नर का स्थान रिक्त हो प्रांतीय व्यवस्थापिका उसकी पूर्ति कर दे, परंतु यदि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों के स्थान रिक्त हो जाए तो इस संशोधन में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरी समझ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रस्ताव रखा वही सही है, उसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा निकोलस रॉय कहना चाह रहे हैं, जो कि आसाम से है, आदिवासी समुदाय से। ध्यान रखना नाम। के मुंशी जी अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मिस्टर पोकर ने सभा के सामने जो बात उठाई है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति की व्यवस्था यहां क्यों रखी गई है, इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो। अगर चुनाव की यह पद्धति यहां नहीं अपनाई जाती तो इसका नतीजा यह होगा कि कोई भी व्यक्ति आधे से भी कम मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करके डिप्टी गवर्नर चुन लिया जाएगा। आनुपातिक पद्धति क्यों अपनाई गई है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आधे से कम वोट लाकर भी डिप्टी गवर्नर बन जाएगा। हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारा डिप्टी गवर्नर का पद
ऐसा व्यक्ति हासिल करें जिनको आधे से ज्यादा लोग पसंद करते हैं। आप लोग जानते हैं ना, आनुपातिक पद्धति का मतलब क्या होता है। एक निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही चुनाव जीतता है। सबसे ज्यादा वोट लाने से काम नहीं चलेगा, आपको एक निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करना होगा। के मुंशी जी इसका जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण पद्धति के जरिए चुनाव होगा तो सफल उम्मीदवार को जितने भी वोट पड़ेंगे उनमें से आधे और एक वोट ज्यादा पाना होगा, इसलिए यह पद्धति आवश्यक समझी गई है। पोकर साहब, आप अभी क्या कह रहे थे कि यह पद्धति क्यों अपनाई गई है, उसका जवाब दिया। फिर निकोलस राय के प्रश्न का जवाब। निकोलस राय ने कहा है कि अगर डिप्टी गवर्नर और गवर्नर दोनों के ही स्थान एक साथ खाली हो जाए तो क्या किया जाएगा। इसके संबंध में यही कहना है कि उस समय इस स्थिति की कल्पना करना जरा कठिन है। हम तीसरे व्यक्ति की व्यवस्था कर सकते हैं, पर संभव है कि उसका भी स्थान रिक्त हो जाए। क्या बात कही है यार, क्या लॉजिक था। के मुंशी जी क्या कह रहे हैं कि भाई निकोलस राय कह रहे डिप्टी गवर्नर का पद रिक्त हो गया तो फिर क्या होगा। तो मुंशी जी कह रहे अरे भाई डिप्टी गवर्नर का स्थान रिक्त हो गया तो हम तीसरे व्यक्ति की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति का स्थान भी रिक्त हो गया तो तीसरा व्यक्ति का स्थान रिक्त हो गया तो चौथा व्यक्ति, और चौथा का भी स्थान रिक्त हो गया तो ये एक ऐसी श्रृंखला बन जाएगी जिसका कोई खत्म होने का नाम ही नहीं है। तब जवाब दे रहे। इसलिए इस समय तो हम केवल एक साधारण सिद्धांत ही स्थिर कर सकते हैं, परंतु अगर दुर्भाग्य से गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और शेष लोग भी लुप्त हो जाए तो फिर हुकूमत की समूची मशीन, समूची व्यवस्था ही टूट जाएगी। ऐसी दुर्लभ कल्पनाओं में जाना हमें आवश्यक नहीं समझते हैं। हम लोग यही आशा करते हैं कि गवर्नर अपना काम करते रहेंगे और यदि नहीं तो उसके कार्यकाल तक डिप्टी गवर्नर उनका काम देख लेंगे। और अगर डिप्टी गवर्नर का पद भी रिक्त है तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संविधान में क्यों की जाए। आगे आने वाले जो लोग हैं संसद में बैठेंगे वो करेंगे व्यवस्था, जैसा कि हमारे यहां पर हुआ था 1969 में, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो गए थे। तब हमारे इस विषय पर कानून किसने बनाया था? संसद ने बनाया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 में यह संपूर्ण व्यवस्था कर रखी है कि ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस नहीं है तो इसके बाद में सीनियर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्यवस्था पूरी हमारी संसद ने कर रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था नहीं है। कि मुंशी जी ने यह कहा यह तो सिलसिला खत्म ही नहीं होगा, इसलिए कहीं तो आपको रोकना पड़ेगा ना, ये लॉजिक था उसके पीछे। अब रोहिणी कुमार चौधरी जी आ रहे हैं जो आसाम से हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसका सभापतित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति ने किया है और हम समझते हैं प्रत्येक पहलू पर विचार करने का पूरा मौका कमेटी में दिया गया था। और अब जबकि ये रिपोर्ट सभा के सामने आई है, इनमें से किसी भी परिवर्तन की मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि रिपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तैयार की है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि मैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत का विरोध कर रहा हूं या उनकी आलोचना कर रहा हूं, क्योंकि शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक तीनों ही दृष्टि से मैं अक्षम हूं उनकी आलोचना करने में। आपने पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का कभी फोटो देखा है? आप गूगल पे सर्च गूगल पे सर्च करके पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का कभी इमेज देखिएगा। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी बड़े यूं टॉल और बड़े यूं आप शारीरिक रूप से बड़े मजबूत व्यक्ति है। तो क्या कह रहे हैं रोहिणी कुमार चौधरी जी? रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे हैं कि मैं ना तो नैतिक दृष्टि से, ना मैं ज्ञान की दृष्टि से, ना मैं शारीरिक दृष्टि से पंडित गोविंद वल्लभ पंत का विरोध करने की स्थिति में हूं। जैसे ये बोलते हैं हंसी, यानी संविधान सभा में बहुत सारे लोग हंसने लग गए उनकी बात को सुनकर। पर मेरी समझ में ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम ये जान लें कि गवर्नर की उपस्थिति में डिप्टी गवर्नर के क्या काम होंगे। क्या उसका यह काम होगा कि वह ये चाहे और इस बात की प्रार्थना करे कि गवर्नर गैर हाजिर हो जाए या अपना कार्यभार संभालने में किसी प्रकार अक्षम हो जाए ताकि स्थान रिक्त हो जाए? यह प्रश्न हमारे ध्यान में आना चाहिए और इस पर हमको विचार भी करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि डिप्टी गवर्नर क्या क्या काम करेगा यह भी तो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि डिप्टी गवर्नर तो नहीं तो माला फेरेगा कि यार गवर्नर का पद रिक्त हो जाए तो मुझे मौका मिल जाए, वो माला फेरने लग जाएगा। क्या बात है। देखिए हमारी टीम ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का फोटो भी आपके सामने ला दिया है। दिखाई दे रहा है आपको? स्क्रीन शेयर करके बताइए इनको। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का फोटो बता सकते हैं जूम के साथियों, आपको दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई देने लग गया। यूट्यूब के साथियों को भी बताइएगा, एक बार पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का फोटो बताइए। क्या बात है। तनुश्री ने बोला यस, संजय जी ने बोला यस, अंशु जी ने बोला, आशुतोष दुबे जी, दिलीप जी, पिंटू जी, आर्यन जी, क्या बात है, अर्जुन जी, क्या बात है। बहुत सारे लोगों ने यस बोला, मतलब सबको दिखाई दे दिया। ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का
फोटो है, इससे आप अंदाज लगा दीजिए वो कितने टॉल, हैंडसम, स्मार्ट हुआ करते थे। इसलिए रोहिणी कुमार चौधरी जी ने इस प्रकार का कमेंट किया। आप सोच रहे हैं हमारी ये टीम जो है कितना गजब का काम कर रही है, एकदम पूरा वॉच कर रही है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सर क्या बोल रहे हैं। जैसे ही मैंने बोला उन्होंने पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का इमेज लाकर आपको बता दिया। इस टीम को सैल्यूट बनता है कि नहीं बनता है? गजब का सैल्यूट बनता है। मैं सुबह 7 बजे आप लोगों के बीच में आता हूं, ये लोग सुबह 6 बजे यहां पर आ जाते हैं। घर से कितने बजे रवाना होते होंगे? सब कुछ स्क्रीन पे ये सब जितनी भी जो फाइल है ये सब तैयार करना होता है, उसको सेट करना होता है। ये सब चीजें लाने का काम ये हमारी टेक्निकल टीम कर रही है। इससे आप अंदाज लगा दीजिए कि ये जो टेक्निकल जो टीम है कितनी मेहनत, कितनी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सैल्यूट, सैल्यूट देम। यस, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ रहे हैं? देवी प्रसाद जी खेतान साहब क्या कह रहे हैं? डीपी खेतान साहब, ये देवी प्रसाद जी खेतान हमारी प्रारूप समिति के एक मेंबर बनेंगे। मैंने पहले भी बताया था। डीपी खेतान साहब का नाम याद रखना भाई। मैंने आपको कहा कि 100-125 नाम आपको याद रहने चाहिए। डीपी खेतान साहब वही खेतान उद्योग के मालिक, खेतान समूह के मालिक डीपी खेतान साहब। इनका निधन हो जाएगा तो फिर प्रारूप समिति से वो मेंबर भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनका निधन हो जाएगा। तो खेतान साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मसविदा के विभिन्न खंडों को समझने से पहले हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सरदार पटेल ने इसको पेश करते हुए प्रारंभ में ही ये कहा था कि यह खंड पूर्ण नहीं है। अरे यार, आप इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? डीपी खेतान साहब कह रहे हैं एक एक बात को लेकर डिस्कशन करने लगे। यार मोटी मोटी बातें अभी रखी जा रही है। अभी तो इसके बाद में एक प्रारूप समिति भी बनेगी जो शब्द वो विचार करेगी। अभी मोटी मोटी बातों पर सहमति दे दीजिए। आप तो बाल की खाल निकाल रहे हैं। खेतान साहब ऐसा कह रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कमेटी ने तैयार किया है, मोटी मोटी बात तैयार की, सैद्धांतिक रूप से आप सहमति दे दीजिए ना। हर शब्द को लेकर बैठ रहे हैं, हर शब्द को लेकर बैठ गए तो फिर प्रारूप समिति क्या करेगी, ये ध्यान रखना आपको। फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए। हमारी टीम ने कहा है कि फीडबैक लिंक शेयर कर दें क्या? बिल्कुल शेयर कर दीजिए। देखिए ये लिंक आ गया, आपको आराम से देखिएगा। यूट्यूब वालों, जूम वालों, ये यूट्यूब वालों को तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट कर रखी है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको कई बार शेयर किया, तो फीडबैक देख लीजिएगा और इसके बाद भाग मत जाना। और फीडबैक, अरे यार ये क्या कर रहे हो? फीडबैक में हम प्रश्न पूछे, जवाब भी ढंग से नहीं है। सो रहे हैं क्या? इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं, जवाब बहुत सामान्य से जवाब होता है, आप जवाब नहीं दे पाते हैं। कई आंसर भी मैंने चेक किए, मैंने कहा यार इतने फीडबैक में इतने आंसर गलत, कैसे काम चलेगा यार? आंसर गलत नहीं आना चाहिए, समझ गए आप? चलिए, तो देवी प्रसाद खेतान जी ने जो बात कही वो मैंने आपके सामने रख ली है। इसके बाद में पटेल साहब एक नया संशोधन लेके, नया प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। अब गवर्नर कौन बनेगा, उसकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, उसके लिए प्रस्ताव रखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भारतीय संघ के प्रत्येक नागरिक की जिसकी उम्र 35 वर्ष की हो चुकी है वो गवर्नर के चुनाव में खड़े होने का अधिकारी होगा। यानी गवर्नर के लिए 35 वर्ष की आयु तय की जा रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि लिंक वाला फॉर्म जो है वो ओपन नहीं हो रहा, जरा देखिएगा टेक्निकल टीम, जरा थोड़ा देखिएगा, ओपन नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल देखिएगा, टीम देख रही है, चिंता मत कीजिए। अभी आप जाएंगे कहां यार? अभी तो 8:45 बजी है, 1 घंटा तक अभी आपको जानना है, गायब कहां से हो जाएंगे? हाँ देखिए, लिंक जैसे शेयर किया गया देखो जूम पर संख्या बढ़ गई अचानक। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। चलिए अध्यक्ष, इस खंड पर कई संशोधन है। कौन कौन से संशोधन है? पहले एचवी कामत साहब कह रहे हैं, श्रीमान अधिकृत तौर पर मुझे मालूम हुआ है कि कोई या पुरुष या स्त्री जिसकी उम्र 35 वर्ष है वो अगर चुनाव में लड़ सकता तो अब मुझे कोई संशोधन इस बारे में पेश नहीं करना है। फिर अनंत श्यामनम आयंगर कह रहे हैं कि साहब इसमें एक मेरा संशोधन यह है कि जो लोग सरकार के अधीन किसी पद पर है वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये प्रावधान कर दीजिए। वो अनंत श्यामनम आयंगर कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति जो प्रांतीय सरकार अथवा संघ सरकार या उनके अधीनस्थ किसी स्थानीय अधिकारी की स्थायी नौकरी में है, लाभ के पद पर है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ये अनंत श्यामनम आयंगर प्रस्ताव रख रहे हैं, संशोधन प्रस्ताव कि उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो लाभ के पद पर है वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी प्रावधान कर दीजिए। अनंत श्यामनम आयंगर साहब ऐसा कह रहे हैं। फिर उसके बाद वो एक भाषण दे रहे हैं, भाषण को मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, थोड़ा सा देखिएगा जरा। श्रीमान, ये एक सर्व स्वीकृत सिद्धांत है कि कोई भी सरकारी नौकरी
किसी भी चुनाव वाले पद के लिए उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकती है और इसलिए संविधान में यह व्यवस्था रखने की आवश्यकता है। यदि संभव है कि ऐसे ऊंचे और मशहूर ओहदे को चुनाव के लिए कोई उच्च अधिकारी सरकारी नौकरी वाला खड़ा होना चाहिए। मैं तो यहां तक चाहता था कि ऐसे व्यक्ति जो सरकारी नौकरी, अरे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आयंगर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब राज्यपाल के चुनाव कौन नहीं लड़ सकता जो लाभ के पद पर है, ठीक है, मैं तो ये लाना चाह रहा हूं, लेकिन साहब मेरी एक और इच्छा और है। क्या इच्छा है? कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में वो कम से कम 5 साल बाद में चुनाव लड़ेगा, सरकारी नौकरी को छोड़ने के बाद, सरकारी नौकरी छोड़ने के 5 साल बाद में वो चुनाव लड़ेगा, इस प्रकार का प्रावधान कर दीजिए। आयंगर साहब ऐसा कह रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। कितने गजब के सुझाव आ रहे हैं। आयंगर साहब का यह सुझाव था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि मैं आयंगर साहब के सुझाव को स्वीकार करता हूं। लो, आयंगर साहब के संशोधन को पटेल साहब ने स्वीकार कर दिया कि हां, एक क्वालिफिकेशन ये भी होनी चाहिए कि लाभ का पद पर बैठा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। पटेल साहब ने संशोधन को स्वीकार कर दिया। फिर डीपी खेतान साहब बोले कि आपने साहब उम्र, गवर्नर के लिए तो उम्र बताई, लेकिन डिप्टी गवर्नर के लिए तो कोई उम्र बताई नहीं। मेरे सवाल का जवाब दो। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ये लिखा, कोई उत्तर नहीं मिला। फिर अध्यक्ष साहब बोले कि भी प्रस्ताव स्वीकार कर दें क्या, लाभ के पद वाला, तो प्रस्ताव क्या कर दिया गया, स्वीकार कर दिया गया। अब पटेल एक नया और प्रस्ताव रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नर के चुनाव संबंधी झगड़ों की जांच और उन पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। गवर्नर के इलेक्शन में यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई तो ऐसी स्थिति में उनके चुनाव के संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई तो इस संदर्भ में सारा जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। फिर वो पटेल साहब ये भी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हरिविष्णु कामत साहब वो कह रहे हैं कि साहब 3 घंटे से बहस कर रहे हैं, चाय पानी की व्यवस्था तो करवाओ। क्या कह रहे हैं एचवी कामत साहब? सदस्यों के चाय पानी के लिए आधे घंटे का अवकाश का अनुरोध करना चाहता हूं। ये जाति तो नहीं है। एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि इतनी देर से हम लोग बहस कर रहे हैं, आधा घंटे का ब्रेक तो दो, और ये कोई जाति थोड़ी है। अब सरदार पटेल साहब को हम क्या कहते हैं? आयरन मैन कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। सरदार पटेल क्या कह रहे हैं? ये कोई संशोधन है क्या? ये कोई संशोधन है क्या? सिर्फ 3 घंटे तक सभा की बैठक होगी, वे चाय पानी करके क्यों नहीं आए? जब आपको मालूम था कि 3 घंटे की बैठक होगी तो आप चाय नाश्ता लेकर क्यों नहीं आए? क्या बातें हो रही है, सुनिएगा जरा। ये संशोधन है क्या? सिर्फ 3 घंटे तक सभा की बैठक होगी, वे चाय पानी करके भी तो यहां आ सकते थे। क्या बात है, क्या बात है। एचवी कामत साहब कह रहे हैं अगर चाय पानी पीने के लिए आधे घंटे का अवकाश मिल जाता तो हम 6 घंटे बैठ जाएंगे, पर आधा घंटे का अवकाश तो दो। अध्यक्ष बोल रहे हैं सभा की कार्यवाही चालू है, अगर आपको चाय नाश्ता लेना है तो बाहर जाके ले सकते हैं, यहाँ कोई रोक टोक थोड़ी है, कोरम पूरा होना चाहिए, आप चाय नाश्ता लेकर वापस आ जाइए। संसद में होता ही है ऐसा। फिर अगला खंड आता है, सरदार पटेल रख रहे हैं गवर्नर प्रांतीय व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति गवर्नर चुन लिया जाता है तो वो किसी व्यवस्थापिका का, संसद का, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। ये प्रावधान करने के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर वो राज्य की व्यवस्थापिका का कहीं सदन का सदस्य है तो जिस दिन गवर्नर का पद ग्रहण करेगा उस दिन उनका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है। फिर कह रहा है कि एक और शर्त लगे जा रही है, गवर्नर किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रहेगा। गवर्नर का एक सरकारी निवास गृह होगा और वो प्रांतीय व्यवस्थापिका के एक्ट के द्वारा निर्धारित वेतन और भत्तों को पाएगा, ऐसा वो लिख रहे हैं। गवर्नर का वेतन और उसके भत्ते उसके पद की अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये सब शर्तों में आप लोग देखते हैं गवर्नर के लिए इस प्रकार की शर्तें आज भी भारत के संविधान में दे रखी है। इसके बाद में सर ये पास हो जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्या हो रहा है भाई? आगे क्यों नहीं जा रहा? यस, ये रहा। अब देखिए गवर्नर करेगा क्या। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस संदर्भ में एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं कि भाई गवर्नर जो है राज्य की जो कार्यपालिका है उसके हेड के रूप में काम करेगा। राज्य की कार्यपालिका के अधिकार को गवर्नर या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अफसरों द्वारा प्रयोग में लाएगा।
परंतु इससे राज्य की पार्लियामेंट को अधीनस्थ अधिकारों को काम लेने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। राज्यपाल के काम क्या होंगे इस विषय पर बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि राज्य का जो राज्यपाल है, राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उसके पास होगी, या तो वो खुद काम में लेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उसको काम लेगा, लेकिन उसका राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं होगा। इस प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है। यह प्रस्ताव थोड़ी सी बहस के बाद में स्वीकार कर दिया गया। इसके बाद में सरदार पटेल ने एक आगे और रखा प्रस्ताव। इस पर काफी लंबी बहस देखने को मिल रही है। सरदार पटेल एक प्रस्ताव रख, अरे लिंक इनको शेयर कर दिया क्या? आप लोगों को लिंक मिल गया ना? ओके ओके ओके, बिल्कुल, हाँ लिंक मिलना चाहिए, बिल्कुल लिंक मिल गया। आगे एक प्रस्ताव रखा जा रहा है, इस संविधान के आदेशों और यदि कोई विशेष समझौता हो तो उसके विपरीत ना जाते हुए एक राज्य की कार्यपालिका संबंधी अधिकार की सीमा उन मामलों तक होगी जिनके संदर्भ में प्रांतीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार हो। बस, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आज भी हम लोग जानते हैं इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार वहां तक होगा जहां तक राज्य की व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार है। अर्थात जिन जिन विषयों पर राज्य की व्यवस्थापिका कानून बना सकती है उन विषयों के संदर्भ में राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल के पास होगी। इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जा रहा है और इसके ठीक नीचे एक नोट भी डाला जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि भारत के वर्तमान संविधान के कुछ अनुच्छेदों में स्पष्टीकरण है। आपको मालूम है ऐसे स्पष्टीकरण आज भी भारत के संविधान के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए लिखा हुआ है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो वहां आप स्पष्टीकरण देखेंगे क्या कि अगर आप राष्ट्रपति हैं, अगर आप उपराष्ट्रपति हैं, अगर आप राज्यपाल हैं, केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री के पद पर हैं, तो वे लाभ के पद के दायरे में नहीं आते। ये स्पष्टीकरण है। तो वो जो स्पष्टीकरण है उसी प्रकार के नोट यहां पर भी डाले गए और ये प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा। इसके ऊपर के संथानम ने संशोधन करने की बात कही, लेकिन उन्होंने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया। फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि मद्रास से हैं वो कुछ बोले, पर उनको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोलने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं होगा। फिर इसके बाद में कृष्ण स्वामी अय्यर फिर बोले कि मैं ये कहना चाह रहा था कि इस खंड पर अगर विचार कल प्रातः काल के लिए स्थगित किया जाए तो ठीक रहेगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो अध्यक्ष कह रहे हैं ये संभव हो सकता है, पर मेरी समझ में ये ज्यादा अच्छा होगा कि संशोधन पेश कर दिया जाए ताकि सदस्यों को मूल खंड और संशोधन दोनों पर विचार करने का पर्याप्त मौका मिल जाए। इसके बाद में कृष्ण स्वामी अय्यर बोले तो ठीक है, मैं अपनी बात को कल तक के लिए सुरक्षित रखता हूं। इसके बाद में के संतानम साहब ने अपना संशोधन रखा। उन्होंने कहा कि इस विधान के आदेशों और यदि कोई विशेष समझौता हो उसके विपरीत ना जाते हुए शब्दों को हटा दिया जाए और उसकी जगह यह लिख दिया जाए ऐसी सीमाओं और ऐसे विस्तारों के अधीन जिसकी व्यवस्था विधान में की गई। बहुत सुंदर सी बात उन्होंने कही है कि कुछ शब्दों में फेरबदल करने की आवश्यकता है, ऐसा के संतानम साहब कहना चाह रहे हैं। के संतानम साहब भी संविधान सभा के बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर में से थे। अब आ रहे हैं गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का नाम तो राजस्थान के लोगों ने जरूर सुना होगा। संविधान सभा में वो अपनी बात कहने जा रहे हैं, लेकिन गोकुल भाई भट्ट का जब नाम आ रहा है तो इनके कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? पूर्वी राजपुताना की रियासतों का समूह। मैंने साथियों आप लोगों को बताया था कि कुछ रियासतों का समूह बनाया गया। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, भरतपुर है, अलवर है, बूंदी है, सिरोही है। इन रियासतों का समूह बनाकर यहां से कुछ मेंबर लिए गए। तो गोकुल भाई भट्ट का नाम अभी कहां आ रहा है? पूर्वी राजपुताना की रियासतों से। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के जब अंतिम चरणों पे हम लोग पहुंचेंगे तो गोकुल भाई भट्ट का एक बार नाम बॉम्बे से लिखा हुआ आएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, उनका नाम एक बार बॉम्बे से लिखा आएगा। ऐसे कैसे हो गया? कारण बताएंगे। गोकुल भाई भट्ट क्या कह रहे हैं? सभापति जी, मैं संशोधन आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरे 8 के संदर्भ में है। उसमें जो बातें लिखी हुई है उसमें मैं संशोधन चाह रहा हूं। आप सारी बातें स्टेट्स के बारे में कर रहे हैं। स्टेट्स का मतलब तो राज्य होता है, तो हमारी देशी रियासतों के बारे में भी तो कुछ बात करिए। आप अभी सभी जो बातें कर रहे हैं वो प्रांतीय जो प्रांत जो थे अंग्रेजों के समय, उन प्रांतों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हमारी देशी रियासतों के बारे में बात कौन करेंगे? गोकुल भाई भट्ट चूंकि देशी रियासतों से आते थे, इसलिए उन्होंने कहा स्टेट शब्द जो है उसमें हमारी रियासतों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा वो गोकुल भाई भट्ट कहना चाह रहे हैं। ठीक है।
फिर गोपी कृष्ण विजयवर्गीय कह रहे हैं गोकुल भाई ने जो संशोधन रखा है कि रूरल्स की बजाय स्टेट शब्द रखा जाए तो यह अच्छा है क्योंकि स्टेट्स में रूरल्स भी शामिल है, इसलिए इनका संशोधन मंजूर किया जाना चाहिए। गोकुल भाई भट्ट ने जो संशोधन रखा कि जहां जहां आपने देशी रियासतें शब्द लिख रखा है, जहां रूरल शब्द जो लिखा हुआ है वहां सब जगह स्टेट्स लिख दीजिए ताकि देशी रियासतें भी राज्य शब्द की परिभाषा में आ सके। तो गोपी कृष्ण विजय वर्गीय कह रहे हैं कि गोकुल भाई भट्ट ने जो सुझाव रखा वो एकदम ठीक रखा है, उनका सुझाव को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके बाद में पंडित गोविंद वल्लभ पंत साहब आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, यद्यपि बहुत ही महत्व शून्य और नगण्य बात है फिर भी ये प्रासंगिक है और इस संदर्भ में मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। श्री भट्ट का संशोधन एक शब्द को लेकर है जो खंड 8 के नोट में है। क्या ये नोट भी इस स्मृति पत्र का अंश है? क्या सदस्यों को नोट के किसी शब्द पर और उसके किसी बात पर संशोधन रखने का हक है? वाह, क्या गोविंद वल्लभ पंत साहब ने प्रश्न किया है। उन्होंने कहा कि गोकुल भाई भट्ट ने अभी एक बात कही और एक संशोधन रखा। गोकुल भाई भट्ट ने कहा कि साहब स्टेट्स जो है वो शब्द हमारे देशी रियासतों के लिए भी प्रयुक्त होना चाहिए क्योंकि देशी रियासत भी आगे राज्य बन रही है, तो स्टेट्स में हम देशी रियासतें भी आनी चाहिए। जगह जगह पर आपने रूलर्स लिख रखा है, तो रूलर्स क्यों लिख रहे हो? उसकी जगह आप स्टेट शब्द लिखिए क्योंकि अब तो भारत आजाद होने वाला है, अब पूरा भारत एक होने वाला है, अब तो देशी रियासतें रहेगी नहीं। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत साहब एक प्रश्न उठा रहे, वो कह रहे साहब गोकुल भाई भट्ट ने जो बात कही मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो रूरल्स जो शब्द लिखा हुआ है उसकी जगह स्टेट शब्द रखने की ये जो बात कह रहे हैं वो तो स्पष्टीकरण में है। ये कोई संविधान के जो मुख्य अनुच्छेद है उसमें तो लिखी भी है नहीं, ये तो स्पष्टीकरण में है। तो क्या कोई सदस्य को इस स्टेज पर स्पष्टीकरण और जो नोट जैसे जो शब्द लिखे हैं क्या उसमें भी संशोधन करने का और इस संदर्भ में बात रखने का, इस संदर्भ में प्रस्ताव रखने का हक है क्या? तो ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने प्रश्न उठाया। तो इस प्रकार की बातें संविधान सभा में की जा रही है, आप देख सकते हैं। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आ रहे हैं, वो भी मुंशी जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आगे भाई सभा स्थगित करने से पहले इन सब मुद्दों पर हमको चर्चा कर लेनी चाहिए, ऐसा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। मेरा सुझाव है इस प्रश्न में बड़ी कानूनी जटिलता है और जैसा कि सर अल्लादी ने कहा है कि इस प्रश्न पर और अधिक विचार होना चाहिए कि राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं उनका विस्तार कहां तक होगा। यह बहुत जटिल विषय है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर मेरी कमेटी ने बहुत अच्छा ढंग से विचार किया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके ऊपर और विचार होना चाहिए। तो क्यों ना इसके ऊपर एक और कमेटी बना दे। राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार कहां तक होगा इस पर विचार करने के लिए क्यों ना हम एक और समिति बना ले, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद कह रहे हैं, जो उस समिति के चेयरमैन है। क्या कह रहे हैं? मेरा सुझाव है कि 2 या 3 कानून के विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त कर दी जाए जो इस प्रश्न पर विचार करे और यदि आवश्यक हो तो प्रस्तुत खंड में संशोधन रखे या कोई सुधार करे ताकि कल सवेरे इस मामले को सुलझाने में हमको आसानी हो। अब सभा की जो बैठक है, आज की बैठक जो है अंतिम छोर पर जा रही है और मामला अटक रहा है कि भाई राज्य के राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार कहां तक हो। तो इस पर जो डिस्कशन है वो अटक रहा है। वो कह रहे हैं यार इस पर और ज्यादा गहनता से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर कानून के जो जानकार हैं उन लोगों की एक कमेटी बना ली जानी चाहिए। ये जो लोग फीडबैक के प्रश्न का आंसर यहां लिख रहे हैं उन सबको ब्लॉक कर देना आगे से। बिल्कुल, जो लोग भी आंसर शेयर कर रहे हैं यहां पर उन सबको आगे से ब्लॉक कर दीजिए, उनको अटेंड नहीं करना है। अरे प्रश्न का आंसर खुद को लिखने दीजिए ना सब लोगों को फीडबैक में। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा होशियार ना बने आप, और होशियार हो तो ठीक है पर डर होशियार ना बने, ये थोड़ा ध्यान रखें। इससे फिर हम जो चर्चा कर रहे हैं, इतनी मेहनत से जो चर्चा कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे सब मैसेज दिखाई दे रहे हैं, आप क्या सोचते हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? सारे इधर जूम वाले दिख रहे हैं, इधर यूट्यूब वाले दिख नहीं रहे, लेकिन यूट्यूब वालों के मैसेज दिख रहे हैं। सही है ना? ये बात मैंने ठीक कही ना? आप आंसर शेयर क्यों कर रहे हैं? दुष्यंत जी बताइए, आप संजू जी आप बता दीजिए, अर्जुन जी ये मैं जो बात कही है ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कमेटी बनाइए। तो फिर चौधरी खलीक उज़्मा, देखिए नाम सुन लीजिएगा, चौधरी खलीक उज़्मा क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं
ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने जो बात की मैं उसका समर्थन करता हूं। ये खलीक उज़्मा कौन है पता है आपको? अब सुनिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाह रहा हूं, बहुत सरप्राइज होगा आपको। चौधरी खलीक उज़्मा के बारे में जो मैं बात बताने वाला हूं, ये संयुक्त प्रांत से आते हैं, जिसको आजकल हम लोग यूपी कहते हैं। चौधरी खलीक उज़्मा 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा का जब छठा सत्र जब प्रारंभ होगा, 5वां सत्र जब प्रारंभ होगा, उस 5वें सत्र के दिन 14 अगस्त को संविधान सभा में 4 लोग भाषण बोल रहे हैं। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भाषण बोलेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भाषण बोलेंगे और एक भाषण चौधरी खलीक उज़्मा बोलेंगे। 4 लोग ही भाषण दे रहे हैं 14 अगस्त को, 5वें सत्र जिस दिन स्टार्ट होगा। यानी भारत के विभाजन, भारत की आजादी से ठीक एक दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या? बड़ी बात यह है कि चौधरी खलीक उज़्मा सितंबर अक्टूबर 1947 को भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएंगे। यह बात महत्वपूर्ण है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान सभा की बैठक में है, एक ऐसा व्यक्ति जो उन गिने चुने लोगों में से है जो 14 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा को संबोधित कर रहा है, वो व्यक्ति 2-3 महीने बाद में भारत छोड़कर पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएंगे। ये चौधरी खलीक उज़्मा है। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, कौन बताएगा? आगे देखिए अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। क्या आप समिति के सदस्यों के नाम बताएंगे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब से कह रहे हैं कि भाई आपने कहा कि अभी इसके ऊपर एक और समिति बननी चाहिए, तो क्या आप नाम भी बताना चाहेंगे? क्या आपने ये तो कह दिया कि कानून के जानकार होने चाहिए, तो कुछ नाम भी बता दीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बोल रहे हैं सुनिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इस समिति में होने चाहिए, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब इस कमेटी में होने चाहिए, और KM मुंशी जी इस कमेटी में होने चाहिए, और श्री चुंद्रीगर इस कमेटी में होने चाहिए। सरदार पटेल ने 4 नाम बोले खुद ने चलाकर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अंबेडकर, KM मुंशी जी और चुंद्रीगर जी, ये 4 लोग होने चाहिए उस कमेटी में जिनके नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने बोले। किस कमेटी में? कि राज्यपाल के पास जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं उसका विस्तार कहां तक होगा, उसके लिए कमेटी बनाओ, तुरंत कमेटी बनाओ, कल तक रिपोर्ट दे, तो कल रिपोर्ट आए तो हम उस पर विस्तार से चर्चा कर सके। इसका मतलब ये लोग संविधान सभा की बैठक होने के बाद ये चारों लोग एक जगह बैठकर क्या करेंगे? वापस बैठक करेंगे। क्या 4 लोग हैं? क्या उसमें कुछ और नाम जुड़ जाएंगे? आगे देखते हैं। एक माननीय सदस्य बोलता है नाम नहीं है। एक माननीय सदस्य कह रहा है चूंकि मामला रियासतों से संबंध रखता है, इसलिए मेरा एक सुझाव है कि समिति में एक रियासत का प्रतिनिधि भी शामिल कर लिया जाए। क्या बात कही है? नाम नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन बोला कि एक रियासत का भी मेंबर होना चाहिए। क्योंकि आपने जो चारों नाम बोले, चाहे डॉक्टर BR अंबेडकर हो, चाहे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो, चाहे KM मुंशी जी हो, चुंद्रीगर जी हो, ये चारों लोग तो अंग्रेज भारत से आते हैं, तो एक हमारे रियासतों से भी तो नाम लीजिए। तो KM मुंशी जी बोल रहे हैं मैं इसके लिए सर BL मित्र का नाम बोल रहा हूं। BL मित्र, ब्रजेंद्र लाल मित्र हमारी संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति में भी एक मेंबर के रूप में थे, अगर आपको याद हो तो। और ये BL मित्र साहब वही है जो संविधान सभा के 3रे सत्र में देशी रियासतों की ओर से बोलने वाले पहले व्यक्ति BL मित्र साहब है, जो कि बड़ौदा से थे। ये सब बातें पता होनी चाहिए। 3रे सत्र में पहली बार देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व हुआ था, याद है आपको? और 3रे सत्र में जब प्रतिनिधित्व हुआ था तो उनकी ओर से पहले वक्ता के रूप में BL मित्र साहब आए, उनका भी नाम KM मुंशी जी ने बोला कि इनको भी इस कमेटी में मेंबर बना दो। तो मोहम्मद शरीफ साहब भी कुछ कह रहे हैं, जो कि मैसूर से आते हैं। वो कह रहे हैं मेरा प्रस्ताव है कि प्रस्तावित समिति में सर अर्काट रामास्वामी मुदालियार का नाम भी होना चाहिए। इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है और इस मामले में रियासतों का हित भी शामिल है, क्योंकि हम रियासतों के प्रतिनिधित्व करते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रश्न पर बड़ी खूबी से सोच समझकर बात की जाए, इसलिए रामास्वामी मुदालियार जी को भी आप शामिल कर दीजिए। ऐसा मोहम्मद शरीफ साहब कह रहे हैं, जो मैसूर से आते हैं। अब अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं? हमारे सामने कुल 6 नाम आ चुके हैं। किस किस के नाम आए हैं? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का नाम आया, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब का नाम आया, KM मुंशी जी का नाम आया, चुंद्रीगर जी का नाम आया, BL मित्र जी का नाम आया, और अब रामास्वामी मुदालियार का नाम आ गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं अब हमारे सामने 6 नाम आ गए। 4 नाम तो पहले से थे, फिर 2 नाम बाद में जोड़ दिए गए। मैं समझता हूं कि सभा यही चाहती है कि यह मामला एक उप समिति, ये देखिए उप समिति ऐसे होती है, झंडा समिति उप समिति थी,
ऐसी समितियां जिनका गठन सभापति के आदेश से हो उन्हें उप समितियां कहते हैं, अध्यक्ष के आदेश से हो उन्हें उप समितियां कहते हैं। और समितियां जो संविधान सभा की नियमों से गठित की गई थी, संविधान सभा ने गठित की थी, जिसके सदस्यों का निर्धारण किया गया था, मेंबर्स का चुनाव किया गया था, वो समितियां होती थी। ठीक है, और समिति की रिपोर्ट परसों तक पेश की जाए। और क्या क्या दिया, परसों तक रिपोर्ट आनी चाहिए, परसों यानी 18 जुलाई को। 16 जुलाई तो हो गई, 17 और 18 जुलाई, ध्यान से सुन लेना, 18 जुलाई। एक सदस्य ने खंड के नोट के संदर्भ में प्रश्न उठाया था कि नोट भी प्रस्ताव का हिस्सा है क्या। किसने उठाया था, गोविंद वल्लभ पंत ने उठाया था। मैं नहीं समझता कि नोट प्रस्ताव का हिस्सा हो सकता है, ये तो सिर्फ व्याख्या के लिए है और नोट के संदर्भ में कोई संशोधन रखने की जरूरत नहीं है। यानी गोकुल भाई भट्ट ने जो नोट दिया था, नोट के संदर्भ में जो संशोधन प्रस्ताव रखा, उसको खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी जो नोट है, कोई भी जो व्याख्या है, कोई भी जो स्पष्टीकरण है, उस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आज क्या दे दिया, ये निर्णय दे दिया। फिर डीपी खेतान साहब बोल रहे हैं अंग्रेजी में, मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूं आपके इस निर्णय के संदर्भ में कि नोट प्रस्ताव का हिस्सा नहीं हो सकता। मैं आपका ध्यान खंड 9 के नोट की ओर खींचना चाहता हूं, शायद वह नोट प्रस्ताव का अंश ही माना जाएगा। नोट इस प्रकार से, जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह निर्णय दिया कि नोट के संदर्भ में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, डीपी खेतान साहब एकदम उठकर खड़े हुए कि साहब जो खंड 9 है उसके संदर्भ में भी तो नोट लगा हुआ है और उसके संदर्भ में भी तो कुछ संशोधन आ रखे हैं, ऐसा डीपी खेतान साहब कह रहे हैं। फिर गोविंद वल्लभ पंत साहब क्या कह रहे हैं, खंड 9 का नोट तो नई धाराओं के संदर्भ में है, जो बाद में दी गई है वह खंड का हिस्सा नहीं है। फिर एसवी कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं, श्रीमान कमेटी जब कल इस खंड पर विचार करे तो क्या साथ साथ वह इस संभावना पर भी विचार करेगी कि कुछ प्रांत कई विषयों में रियासतों के साथ समझौता कर ले और इन विषयों के शासन प्रबंध के लिए उन्हें कुछ अधिकार दे दे। प्रश्न के इस पहलू पर भी क्या कमेटी विचार करेगी? तो अध्यक्ष क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में, जब भी कोई प्रश्न उठेगा हम उस पर विचार करेंगे। इस खंड पर विचार परसों के लिए स्थगित किया जाता है और अब हम दूसरे खंड को लेते हैं। फिर एनबी गाडगिल साहब जो कि बंबई से आते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सर 5:30 बज चुके हैं, 3 बजे बैठक स्टार्ट हुई। क्या कह रहे हैं, सर 5:30 बज चुके हैं और बेहतर होगा कि आज बैठक स्थगित हो और हम प्रातः फिर वापस मिले, हमने आज काफी काम कर लिया सर, एनवी गाडगिल साहब कह रहे हैं। तो अध्यक्ष क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में, क्या सभा की यह इच्छा है कि अब बैठक स्थगित कर दी जाए? वो सभा से पूछ रहे हैं क्या सभा की भी यही इच्छा है? तो माननीय सदस्य कह रहे हैं यस, हाँ। खूब सारे मेंबर एक साथ में बोल रहे हैं यस, हाँ। अध्यक्ष बोल रहे हैं सभा अब अवकाश चाहती है, इसलिए बैठक कल दोपहर 3 बजे के लिए स्थगित की जाती है। इसके लिए हम सब उठे, मैं एक ऐलान सुना देना चाहता हूं। मेरी निगाह में यह बात लाई गई है कि संघ विधान पर संशोधन रखने की सूचना का समय कल 5 बजे शाम तक बहुत कम है और कुछ सदस्य चाहते हैं कि वह समय बढ़ा दिया जाए। मैं इसकी अवधि शुक्रवार 5 बजे तक की शाम तक बढ़ा देता हूं। यानी अब संघ विधान समिति, संघ के संविधान के संदर्भ में जो समिति है उसकी रिपोर्ट रखी जाने वाली है, उसके संदर्भ में भी अगर कोई संशोधन देना चाहता है तो वो संशोधन देने की जो अवधि मैं बढ़ा देता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद सभा बृहस्पतिवार 17 जुलाई सन 1947 को दोपहर के 3 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। यानी अब वापस बैठक 17 जुलाई को होगी शाम को 3 बजे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतने लगातार बोलना, इतने लंबे लंबे सत्र आयोजित करना, 18 दिन का सत्र है, 14 दिन तक बैठ के हो रही है, बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आप लोगों के निरंतर सहयोग की आवश्यकता है। और मैंने जो आप लोगों को कहा कि प्लीज डोंट शेयर, आप शेयर मत कीजिए, आप किसी के लिए कल्याण करने का काम मत कीजिए, उसका कल्याण नहीं कर रहे हैं आप, उसको गंगा जी डाल रहे हैं एक तरह से। उसको एक्टिवली जुड़ने दीजिए, उसको अगर जुड़ने की इच्छा होगी, सर्टिफिकेट देना तो हमारे हाथ में, हम किसी को भी दे सकते हैं ऐसे तो इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप अपना कोऑपरेशन बनाए रखिएगा। यूट्यूब के देखो साथी जिनके फोटो भी नहीं दिख रहे, वो कितने एक्टिवली यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी संख्या देखिएगा। दोपहर तक मैं जब देखता हूँ तो 15-20 हजार लोग यूट्यूब पर इस प्रकार के वीडियो देख चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, बहुत पवित्र कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बहुत पवित्र है और इस पवित्र उद्देश्य में आप लोगों के मोटिवेशन की,
अभी प्रेरणा के हमारे लिए स्रोत है, तो मैं आप लोगों की सक्रिय भूमिका चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह वापस 7:30 बजे मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से कल 3 बजे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।